ऐसे बहुत हिट होता है। ऐसे लिखा ही नहीं कभी जिंदगी में। CSS जो बच्चा करने आ गया ना, वो CSS भी कर रहा है, वो PMS भी कर रहा है। नौकरी के लिए दे रहे हैं हम पेपर, हम ऑनेस्टली सीट्स भी तो बहुत कम होती है ना। 2% बच्चे सिर्फ एलोकेट होते हैं, तो हाउ कैन आई बी अमंग दोस 2%? ये सोचा था कि पोजीशन आ जाएगी। नियर पीयर ने तो मेरे साथ रिटन में भी बहुत साथ दिया है। पहली दफा आपने सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू किया, पहले तो समझ नहीं आता था नोट्स कैसे बनाए। सिलेबस कितने टाइम में कवर हो गया था आपका? कभी भी मुझे नहीं लगता आप सिलेबस और चीजें कंप्लीट कर सकते हो, मैं तो नहीं कर सकती। किस क्राइटेरिया पे आपने ऑप्शनल सिलेक्ट किए? तो सब्जेक्ट की नो हाउ जार्गन्स पता चल जाए, उसकी लैंग्वेज समझ आ जाए। 10 डेज 20 डेज का ब्रेकडाउन बनाया हुआ था। ऑप्शनल तो सारे मैंने नियर पीयर से लिए हैं। तो सारा प्रेशर कि फैमिली के लिए रिजल्ट नहीं आ रहा, हाउ डिड यू मैनेज ऑल ऑफ दैट? एक मेल उठ के किसी भी टीचर के पास किसी भी टाइम जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, क्या कर सकते हैं? वहाँ बैठे हुए हम याद तो नहीं ना कर सकते। रूम में एंटर होना है, ऐसे सलाम करना है, ऐसे बैठना है। किस तरह से आप इंट्रोडक्शन देते हो, इंट्रोडक्शन में आप क्या कहते हो वो मैटर करता है। आई बिलीव साइकोलॉजिकल प्लेज अ ह्यूज रोल इन बोथ PMS and CSS. Assalamu alaikum CSS aspirants. I hope you all are doing great. I am very excited for today's podcast because I have with me a female guest जिनको मैं बहुत अरसे से इनवाइट करना चाहती थी। इनफैक्ट मैं बहुत अरसे से चाह रही थी कि हम बहुत सारे मेल्स की सक्सेस स्टोरीज को तो डिस्कस करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, लेकिन फीमेल्स को जो है वो इतना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनके बारे में बात नहीं होती। और मेरे पॉडकास्ट पे शी इज गोइंग टू बी द फर्स्ट फीमेल, तो मुझे तो इस चीज की बहुत खुशी है। इनफैक्ट मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि हमें अपने इस दफा का पॉडकास्ट ही उनसे शुरू करूं। I am talking about none other than Ifra Tehneel, who was also our student, mashallah, and she got an allocation in CSS 2024. पास में उनकी allocation हुई है, and she had 14th position, और PMS 2023 में भी she got 32nd position. Assalamu alaikum Ifra, thank you so much for joining us. Walaikum salam, thank you so much for having me here and giving me this platform to come and share my journey. Although नियर पीयर ने तो मेरे साथ रिटन में भी बहुत साथ दिया है, मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस देखी हैं, बट I feel truly honored to be here today. आप लोग जब हमारे वीडियोस देख रहे होते हैं, लेक्चर्स देख रहे होते हैं, जब स्टूडेंट होते हैं नियर पीयर पे, so you're connected with near peer, लेकिन वो एक डिजिटल कनेक्शन होता है, आप अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं, बट आई थिंक इट्स ट्रूली एन ऑनर जैसे आप लोग की एलोकेशन होती हैं, और अदरवाइज भी स्टूडेंट्स जब हमसे आके मिलते हैं तो एक बहुत खुशी होती है हम लोग को भी कि जिस चीज पे नियर पेयर काम कर रहे हैं, जिस मिशन पे काम कर रहे हैं, और इतने सारे बच्चे अपने घरों में बैठ के जो है नियर पेयर से फायदा उठा रहे हैं, नियर पेयर के कोर्सेज से पढ़ रहे हैं। सो इट इज इन इटसेल्फ बहुत ही खुशी की चीज होती है हमारे लिए कि आप इफ्रा जो है वो देयर वर टाइम्स जब इफ्रा नियर पीयर का कंटेंट नियर पीयर के सब इंस्ट्रक्टर्स के साथ सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड थी, लेकिन आज हमारा फर्स्ट जो है इन पर्सन इंटरेक्शन हो रहा है। तो इफ्रा चले स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। हमारे बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं इस वक्त देख रहे होंगे, एंड आई थिंक बीइंग अ फीमेल आपकी जर्नी माशाल्लाह बहुत इंस्पायरिंग भी है। आपने टॉप ग्रुप में एलोकेशन मिली, 14th पोजीशन भी हासिल की। सो हम स्टार्ट करते हैं आपकी जो अर्ली लाइफ थी। वेयर डू यू हेल फ्रॉम? मैं सरगोदा से हूँ, बट आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर। अबू की तो जॉब थी तो हम शुरू से इधर ही रह रहे हैं, तो माय एंटायर स्कूलिंग, माय सारी एजुकेशन मेरी लाहौर से ही है। ठीक है। पार्क तक स्कूल से मेरी सारी एजुकेशन है। उसके बाद कॉमसेट से मेरी बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस में डिग्री है, और आफ्टर कंप्लीटिंग माय डिग्री मैंने फॉरेन CSS की तैयारी शुरू कर दी थी। 2021 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी, तो आई स्टार्टेड विद नियर पीयर। ऑनेस्टली नियर पीयर की ऑनलाइन वीडियो मैंने देखी, सर मुर्तजा उस वक्त इस्लामियात पढ़ाते थे, तो उस ईयर वो एक बड़ा डर भी चल रहा था कि ऑब्वियसली ऐसे तो फेल होता ही होता है कैंडिडेट्स का, बट वो था कि इस्लामियात भी बहुत कैंडिडेट्स का फेल होता है। तो आई स्टार्टेड विद सर मुर्तजा के लेक्चर्स नियर पीयर के, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद इस्लामियात की टेंशन तो मुझे नहीं रही। इस्लामियात में आई हैव ऑलवेज स्कोर्ड रियली गुड, बी इट PMS बी इट CSS, so that was my background. तो अभी मैं currently I am serving as inspector customs. अभी recently मेरा इंटरव्यू से पहले ही रिजल्ट आया था, I got allocation there. तो मैं हार्डली 3-4 महीने ही वहाँ पे गई हूँ। वो भी मैं ऐसे ही गई हूँ, बस कि CSS की तैयारी हो रही है, CSS का इंटरव्यू चल रहा है। Very nice, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, I forgot to mention आपका जो है you're currently serving as well as inspector custom, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छा इफ्रा, आपने मेंशन किया पार्क स्कूल कॉमसेट से CS करना, यूजुअली लड़कियां इतना इंजीनियरिंग की तरफ जाती नहीं है, सो
how were you inclined towards CS? मुझे मैथ्स का बहुत शौक था, तो मैंने पहले प्री मेडिकल रखी थी FSC में। अच्छा। बट जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो बहुत ड्राई हो गया है, जी। somebody interesting in maths और वो पढ़ ही नहीं रहा, तो मैंने वो रखा। बट उसके बाद अब यही था कि कौन सी डिग्री चूज करूं। तो IT इज वेरी प्रॉमिसिंग फील्ड दीज डेज ना, तो फिर मैंने उसमें बैचलर्स किया। यस, मेल डोमिनेंट फील्ड है बहुत ज्यादा। उस वक्त तो वी वर ओनली 5 to 6 गर्ल्स और 45 to 50 बॉयज थे हमारी क्लास में। तो शुरू में तो वो समझ ही नहीं आती थी हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल। एक तो मेरे अब्बू का हमेशा से शौक रहा है कि CSS करे, ठीक है, लेकिन इतना पता नहीं था। जब मैं कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रही थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकती, एक कमरे में बंद पीसी के पीछे और कोडिंग कर रही हूँ, ये वो नहीं, दैट इज नॉट अ लाइफ आई वांट। कोई सोसाइटी में रोल कुछ भी नहीं है, मतलब आप बिल्कुल एक, और आई डू नॉट डिग्रेड दैट फील्ड, इट्स वेरी प्रॉमिसिंग, वेरी गुड फील्ड, बट मैं उस तरह की नहीं हूँ। आई वाज एक्सट्रोवर्टेड और मुझे होता था लोगों के से जाके मिलूं और इस तरह की जिंदगी हो। तो दैट वाज वन मोटिवेशन। उसके बाद मैंने फाइनल प्रोजेक्ट किया। आई वाज वेरी बैड एट प्रोग्रामिंग, बट उसके दौरान हम बहुत कंसिस्टेंसी से हमने काम किया। इवन कोविड भी था, हम ऑनलाइन ही, हमारे सुपरवाइजर हमारी मीटिंग्स करते थे और हमें उन्होंने पूरा साल कोई ऐसा हफ्ता नहीं जो मीटिंग ना की हो। बहुत कंसिस्टेंट रह के उन्होंने काम करवाया एंड वी स्कोर्ड डिस्टिंक्शन इन दैट। तो और वो था भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो मुझे उस वक्त रियलाइज हुआ कि इफ आई कैन गेट दिस, मुझे हमेशा से प्रोग्रामिंग इतनी पसंद नहीं रही, ना मेरा शौक है, तो डेफिनेटली फिर CSS में भी मैं कर जाऊंगी, क्योंकि वो एक डर होता है ना शुरू में कि 2% बच्चे सिर्फ एलोकेट होते हैं, तो हाउ कैन आई बी अमंग दोस 2%, बिकॉज आई वाज वेरी एवरेज स्टूडेंट थ्रू आउट माई लाइफ। जीपीए क्या आता था आपका वैसे? जीपीए मैंने हमेशा कोशिश की थी कि 3 से ऊपर रखूं मैं, तो इट वाज 3.28 या इसके अराउंड ही था। बट डिग्री के दौरान मैं वो उससे पहले भी आई वाज ऑलवेज एन एवरेज 75 to 85 वाला बच्चा जो होता है। जब मेरे बहन भाई थे, स्पेशली मेरी बहन, वो तो 90s में लेके आती थी और हमें घर में डांट पड़ी होती थी, कुछ देखो उससे कुछ सीखो। तो मतलब मैं बताने का मकसद ये है कि आई वाज ऑलवेज एन एवरेज स्टूडेंट। अगर इफ आई कैन डू, एनीबॉडी कैन डू इट। तो वहां से मुझे खैर FIP से बहुत मोटिवेशन मिली कि आई रिमेन कंसिस्टेंट देयर। मैंने हार्ड वर्क की और इट हेल्प मी। तो डेफिनेटली इधर भी हम कंसिस्टेंट रहेंगे, मेहनत करेंगे तो अल्लाह खैर रखेगा। तो आई केम विद दैट स्पिरिट और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट एलोकेशन इन माय फेवरेट ग्रुप। अच्छा इफ्राज, तो हमने की 2021 में ग्रेजुएशन कर ली एंड ड्यूरिंग योर अंडरग्रेड यू वर क्लियर कि यू नो दिस इज नॉट समथिंग जो कि मैं परस्यू करना चाह रही हूँ, आई हैव टू स्विच फील्ड। यस, एंड CSS वाज द एन ऑब्वियस ऑप्शन बिकॉज़ आपकी फैमिली की भी इंक्लिनेशन थी जी, और आपका भी दिल था या आप मेरा था? नहीं, मेरा आपका भी था। So we are talking about 2021, you've graduated. अब आपने फर्स्ट टाइम जिसने आपने एक्सप्लेन किया, you started exploring courses और नियर पीयर पे आप पहुंच गई। So how उसके बाद भी आपने कोई कोर्सेज फर्दर एक्सप्लोर किए नियर पीयर पे? क्योंकि मेरा IT का बैकग्राउंड है तो मुझे बड़ा होता सर्च करूं, ये करूं। तो जब मैंने शुरू किया तो इस्लामियात से शुरू किया। जी। फिर उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट ऑप्शनल तो सारे मैंने नियर पीयर से लिए हैं, लाइक इवन यूरोपियन हिस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, इसके अलावा हमारे पॉलिटिकल साइंस है, सारे ब्रार पढ़ाते थे, वो मैं बहुत ज्यादा लेक्चर्स लिए। तो आई हैव अवेल्ड इट टू द फुल एक्सटेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड वी आर हैप्पी एंड ग्लैड कि जो कंटेंट हमने बनाया, वो रिसोर्सेज हमने बनाए, हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने इतनी मेहनत से बनाए, दे वर हेल्पफुल फॉर यू एंड हेल्प यू क्लियर योर एग्जाम। सो 2021 आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी। ऑप्शनल सिलेक्शन का मुझे बताइएगा, दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर CSS, किस क्राइटेरिया पे आपने ऑप्शनल सिलेक्ट किए? एंड आई थिंक हमारी जो ऑफ कैमरा डिस्कशन हुई है उसमें आपने बताया भी था कि फिर आपने अपने ऑप्शनल स्विच किए। तो आई वुड आल्सो लाइक टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट अटेम्प्ट में व्हाट वर सम ऑफ द थिंग्स जो कि आपने शायद इग्नोर कर दी थी ऑप्शनल सिलेक्शन के टाइम पे? मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंसेस का था, तो मुझे पहले से ही होता था मैंने कंप्यूटर साइंस रखना है। लेकिन जब मैंने इसके प्रॉपर CSS के लिए सर्च करना शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि हम बहुत प्रैक्टिकली लेके चलते हैं ड्यूरिंग आवर फील्ड। हमें ये यहाँ पे बहुत थ्योरेटिकल है, 200 मार्क्स का पेपर है, तो दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी। मेरे से ये नहीं हो पाएगा ना, बहुत मुश्किल है, बहुत डिफरेंट नेचर है। इसी वजह से फिर मुझे ये क्लियर हो गया कि मैंने नहीं करना। मैं बिलीव यू मी, मैंने हर ऑप्शनल पढ़ के देखा है, हफ्ता 4-4 दिन मैंने, क्योंकि मुझे होता था मुझे किसी सब्जेक्ट का पता ही नहीं है, तो हाउ कैन आई रिजेक्ट दिस सब्जेक्ट और मैं किसी और को कैसे सिलेक्ट करूं किसी बेस पे। तो मैंने पहले IR रखा, IR मैंने हफ्ता डेट देखा, बट मुझे फिर सबने कहा कि PMS भी साथ साथ दे देना, और PMS में IR है नहीं तो डोंट गो फॉर इट। फिर मैंने कहा डेफिनेटली अब मेरे पास और ऑप्शन नहीं है, आई वुड हैव टू गो विद पॉलिटिकल साइंस।
फिर नेक्स्ट ग्रुप में आते हैं तो मैंने गलती से फिजिक्स रख ली, क्योंकि मैंने डिग्री के दौरान भी 2-3 सेमेस्टर्स में पढ़ा था, तो उस वक्त पेपर्स की नेचर भी थोड़ी डिफरेंट थी। आई फेल्ट के इजी है, स्कोर भी अच्छा आ रहा है, तो आई शुड गो विद इट। बट मुझे फॉरेन ही मैंने अटेम्प्ट दी, 2022 में दे दी, 2021 में मैं ग्रेजुएट हुई, 2022 में उस वक्त मैं रियलाइज हो कि नहीं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये मेरे से नहीं होने वाला। तो ऑल्दो आई पास्ड इन इट, बट मैंने टाइमली फिर चेंज कर लिया। अच्छा, फिर फिजिक्स के बाद मैं आई नेक्स्ट ग्रुप में, बिजनेस एड था। मैंने पब्लिक एड के 1-2 लेक्चर्स लिए, मुझे बहुत ड्राई लगा, बिल्कुल समझ, क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड, मुझे बिल्कुल इन चीजों की नॉलेज नहीं, मुझे बहुत मुश्किल। बिजनेस एड मैंने सर्च किया, उन सालों में वाकई पेपर बहुत आसान आते थे, और उस साल जो 2021-22 में कैंडिडेट्स थे अमंग द टॉपर्स, उनमें बिजनेस एड उन्होंने रखी हुई थी। मैंने कहा ये सब्जेक्ट तो मैंने रखना ही रखना है, क्योंकि सारे नए हैं, तो मैंने बिजनेस साइड ऑप्ट कर लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट ग्रुप में हिस्ट्रीज है, यूएस हिस्ट्री बहुत हिट होती थी, मैंने कहा हिस्ट्री तो नहीं रखनी, ये पहली अटेम्प्ट की बात है, मैंने कोई हिस्ट्री नहीं रखी। फिर नेक्स्ट में, क्योंकि मुझे साइंसेस का एक बैकग्राउंड था मेरा, मैंने कहा एनवायरमेंटल साइंस रखते हैं, जेंडर स्टडी भी थोड़ा सा यही था, उसके भी मैंने 2-4 लेक्चर्स लिए इधर उधर से कुछ लोगों से, बट मैंने कहा नहीं, एनवायरमेंट रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बैकग्राउंड भी साइंस का थोड़ा सा रिलेटेड है। बट जब भी, जैसे ही मैंने फिजिक्स का पेपर दिया अपनी अटेम्प्ट का, आई रियलाइज कि नहीं, ये चीज मेरे से नहीं होने वाली। तो तब भी देर एंड देन मैंने डिसीजन ले लिया, पेपर अटेम्प्ट खत्म हुई, बच्चे रिलैक्स करते हैं, मुझे ये था कि अब मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या रखूं। तो तब मैं फिर फिजिक्स ड्रॉप करके मैंने यूरोपियन हिस्ट्री रखी, और चूंकि मेरा पंजाबी का इतना अच्छा नहीं है, मेरी उर्दू भी हमेशा से वीक रही है, ठीक है, क्योंकि हमारे स्कूल में वो टर्किश भी पढ़ाते थे, इंग्लिश भी पढ़ाते थे, तो वो इतनी लैंग्वेजेस, मैं इतनी वो नहीं थी ब्रिलियंट कि हर लैंग्वेज को ना मैं बहुत अच्छे से लेके चल सकूं। तो मैंने फिर पंजाबी देखी, एक हफ्ता पढ़ के, मेरे पास किताबें भी सारों की पढ़ी, मैंने सब किताबें भी मंगवाई जो किताब है। आई रियलाइज दैट इज नॉट माय, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैंने फिर एंथ्रोपोलॉजी रखी। तो ये मेरा बाद में दूसरी अटेम्प्ट का, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोपियन हिस्ट्री, एनवायरमेंटल और एंथ्रोपोलॉजी, ये मींस सेकंड अटेम्प्ट के थे, एंड दे प्लेड वेल इन माय फेवर, अल्हम्दुलिल्लाह। रिटर्न में फिर काफी अच्छा स्कोर आया। ऑप्शनल्स आपने अपने जब सिलेक्ट कर लिए थे, तो उसके बाद व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? वर यू स्टेइंग एट होम एंड स्टडीइंग फ्रॉम नियर पेयर, अपने नोट्स बना रही थी क्या, और एक सब्जेक्ट को जो है वो कितना टाइम दे रही थी? क्या 10 डेज 20 डेज का ब्रेकडाउन बनाया हुआ था, या फिर आप जो है वो 2 सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट्स? शुरू में जब मैंने शुरू किया, तो बल्कि आपका पिछला क्वेश्चन भी मैं मिस आउट कर गई, क्योंकि ऑप्शनल चूज करने की स्ट्रेटजी क्या थी और गलती क्या थी, तो उसमें स्ट्रेटजी में उसको पहले एड्रेस कर लेते हैं। उसमें स्ट्रेटजी ये थी कि पहले मैंने देखा डीएमसी सारे कैंडिडेट्स कि क्या स्कोर चल रहा है, राइट। एक तो स्कोरिंग ट्रेंड देख लिया, जो मैंने सारे सब्जेक्ट्स रखे हैं, तो अगर आप देखें तो स्कोरिंग है सारे। उसके बाद मैंने देखा सिलेबस और पास पेपर्स निकाल के, पिछले कोई 15-20 सालों के पास, तो कुछ आपस में लिंक है, ये ना हो पेपर कुछ और आ रहा हो, सिलेबस कुछ और हो। फिर मैंने ना उसकी थोड़ा बहुत सिलेबस भी, आप क्वेश्चन पढ़ते आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है सब्जेक्ट की, कि आपको कैसा लग रहा है। तो मुझे ये सब्जेक्ट बड़े मजे का, एंथ्रोपोलॉजी स्पेशली बड़े मजे का लगा, यूरोपियन हिस्ट्री बड़े मजे का लगा, तो मैंने कहा ये रखना है। तो इसमें मैं कहती हूँ स्कोरिंग ट्रेंड देखें, इसमें अपना इंटरेस्ट देखें, ठीक है। मैंने कंप्यूटर साइंस छोड़ी है, लेकिन कई कैंडिडेट्स ने रखी है एंड दे स्कोर्ड रियली वेल इन दैट। तो ये हर एक का एक सब्जेक्टिव है, कुछ बस पॉइंट्स हैं कि आप एक ये देख लो, आप उसमें पहले स्कोरिंग ट्रेंड, इंटरेस्ट और बैकग्राउंड आप थोड़ा सर्च कर लो उसका सब्जेक्ट का, सिलेबस और पास पेपर के साथ। अच्छा, फिर ये कि मेरी तैयारी जो आप अभी कही थी, सेकंड क्वेश्चन कमिंग टुवर्ड्स इट, तो उसमें ये था कि मैं घर में तैयारी थी मेरी। शुरू में मैंने एक एकेडमी भी ज्वाइन की, क्योंकि बिल्कुल मैं कोई ऐसा कैंडिडेट थी जिसका कोई आपस जानने वाला नहीं था। तो वो होता है कि कोई जाते हैं, कोई दोस्त बनेंगे, कुछ होगा। आई मेड रियली गुड फ्रेंड्स जो मेरे साथ एंड तक रहे, और जिन्होंने मेरे साथ दी, और दे स्कोर्ड देयर एजुकेशन टू। तो खैर मैं घर में ही पढ़ती थी, तो मैं एक सब्जेक्ट से बोर हो जाती हूँ। मेरे से ऐसा नहीं हो सकता कि मैं लगातार 2-3 हफ्ते एक ही सब्जेक्ट पढ़ रही, तो मैं 2 लेके चलती थी, या 2 लेके चला, या कुछ शाम में पढ़ लिया, सुबह और पढ़ लिया, या बीच में मोटिवेशन आया तो एक ही सब्जेक्ट 2-3 दिन में ना उसके 3-4 टॉपिक मल्टीपल इकट्ठे कर लिए। तो ये मिक्स एंड मैच चलता रहा थ्रू आउट माई जर्नी। कोई ऐसा नहीं था कि पेट रूल कि मैं अभी हफ्ते 2 में। हाँ, ये जब
सीरियस की अटेम्प्ट आई पास, तो लास्ट इवन पीएमएस में भी जो लास्ट 2 से 3 मंथ्स होते, बल्कि अभी भी कैंडिडेट के 2 महीने ही रह गए हैं, तो इसमें मैं करती थी प्रॉपर स्ट्रक्चराइज। अपने टाइम टेबल के 3-4 दिन मैंने इस्लामिक को देने, 3-4 मैंने इसको देने, इस तरह से डिवाइड किया, क्योंकि इसमें फिर टाइम नहीं होता हमारे पास। और अगर हम एंड पे रिवीजन ना करें तो आई डोंट थिंक कि हम वो जो पिछला इतना पढ़ा होता सब भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एंड पे मैं बहुत ज्यादा फिर अपने आप को ना उस स्ट्रक्चर्ड वे में लेके चलती। So while you were covering the syllabus, covering the contents, that was a time जब आप थोड़े से flexible थे, लेकिन 2 सब्जेक्ट्स आप पैरेलल में लेके चलती थी, मेरे से एक नहीं किया जाता। अच्छा, और आपका क्या स्ट्रैटेजी होती थी? अब आप लेक्चर सुन रहे हैं, लेट्स से नियर पीयर से आपने लेक्चर लिया है, अब आप उसके नोट्स बनाते थे या फिर आप जो है वो और भी कुछ ऑनलाइन भी सर्च करते थे चीजों को? व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी ना, जो आपकी फर्स्ट, आप समझे कि पहली दफा आपने सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू किया, तो हाउ वुड यू? मेरे जो पहली दफा के पहले तो समझ नहीं आता था नोट्स कैसे बनाएं। कंप्यूटर साइंसेस की डिग्री टोटली डिफरेंट, उसमें नोट्स इतने हमें बनाने ही नहीं होते। बिल्कुल। इसमें मुझे शुरू में बड़ा मसला हुआ कैसे बनाए, फिर ना सॉफ्ट में बनाए, हार्ड में बनाए। तो क्योंकि मेरा आईटी का बैकग्राउंड था, मुझे सॉफ्ट में ही आदत थी, तो मैंने वही सॉफ्ट में ही लेके चली। ठीक है। अच्छा, उसमें क्या था कि शुरू में मेरे नोट्स वर वेरी डिटेल्ड। कोई एक बात भी कर रहा था तो मुझे पता ही नहीं होती थी पहले, मुझे कोई नॉलेज नहीं, इवन मैं अब बहुत बेसिक टर्म्स हैं, मैं कोई लेक्चर मुझे वो नहीं आती होती थी कि इनका क्या मतलब है। वो हर्फ बहर्फ बच्चे जो है ना वो लिख लेते हैं ऐसे, मैं कहती थी अगर मैं पॉइंट्स लिख भी लूंगी तो हाउ वुड आई नो कि पॉइंट का मतलब क्या है। तो मैं फिर वो बहुत डिटेल्स बना के चलती थी। तो लेकिन कैंडिडेट्स हैं बाद में, जब मैंने स्पेशली यूरोपियन हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी रखी, जब मेरी थोड़ा सा टाइम हो गया मुझे विद सीएसएस इस सब में, तो फिर उसके मैंने नोट्स थोड़े ब्रीफ बनाए। ठीक है। लेकिन शुरू में दे वर वेरी डिटेल्ड, हर चीज लिखना, कॉज क्या था, इसका इफेक्ट क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड। सेंटेंसेस, इवन सेंटेंसेस में मैं लिखा करती थी, कहती थी पढ़ूंगी तो अच्छी अंग्रेजी लिखना आएगी ना। तो वो बिल्कुल रिटर्न की प्रैक्टिस नहीं, ऐसे लिखा ही नहीं कभी जिंदगी में। तो मुझे यही होता था कि पढ़ूंगी तो आएगी। आपको कितना टाइम लगा था जब फर्स्ट टाइम आप एक सब्जेक्ट जो है वो पढ़ रही थी, समझ रही थी, तो कितनी देर में वो कवर हुआ? एंड अगेन दिस नोट्स मेकिंग, जो फर्स्ट आपके लॉन्ग नोट्स होते हैं बेसिकली, उसको बनाने में शुरू में विदाउट एनी गाइडेंस अगर हम चले तो हमें तो समझ ही नहीं आ रही थी। एक अगर हम इवन प्लेटो पढ़ रहे हैं ना कि उसको कितना डिग इन करना है, कितना पढ़ना है, डेफिनेटली इसमें कोई आपको अच्छा मेंटोर मिल जाए, कोई जैसे मैं बताई थी इस्लामियात के मैंने जी, तो उसमें वो खुद ही कहते थे कि आपको इतना ज्यादा उसमें जाने की निटी-ग्रिटी में जरूरत नहीं है। सर मुर्तजा के प्रैक्टिस थे, उसमें वो बड़ा कंसेप्चुअल सा पढ़ाते थे कि आप उसको अंडरस्टैंड करो एंड रिलेट व्हाटएवर यू हैव इन द पेपर। ठीक है। तो उसमें फिर मैंने शुरू में, उन्होंने बुक शायद रिकमेंड की थी, जो रिकमेंडेड बुक्स में से इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज, मैंने वो पढ़ना शुरू की। तो बाद में क्योंकि ताकि मुझे थोड़ी सी ना सब्जेक्ट की लैंग्वेज का समझ आए। ठीक है। वो ठीक है, इस्लामियात सारे पढ़ रहे होते हैं हमेशा से, बट मुझे था कि थोड़ा समझ आए कि किस तरह से लिखना है। यहाँ पे हमने पता नहीं कितनी कितनी शीटें लिखनी, हमने तो कभी जिंदगी में इतनी शीटें नहीं लिखी। तो वो था मेरा कि मैं एक कोई रिकमेंडेड बुक साथ शुरू कर ली मैंने, ताकि उस सब्जेक्ट की नो हाउ जार्गन्स पता चल जाए, उसकी लैंग्वेज समझ आ जाए। उसके बाद ये था कि आपने ना हमेशा, हमने किसी चीज में मास्टर्स नहीं करना, हमने इन सब्जेक्ट्स के अंदर पीएचडी नहीं करनी, हमने एक जगह रुकना है। उसके लिए मेरे ख्याल से पास्ट पेपर्स आर द बेस्ट गाइडिंग हमारे पास मटेरियल है। हम पिछले, मैं कहती हूँ 5-6 नहीं बल्कि 20-25 साल के निकालें, उसमें हर एक का देखेंगे क्या क्या डायमेंशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फॉर इंस्टेंस प्लेटो की एक दफा रिपब्लिक पे क्वेश्चन था, दैट वाज वेरी न्यू। ठीक है। लेकिन उससे फिर एक अंडरस्टैंडिंग आती है, अच्छा एरिस्टोटल की भी अगर कोई फेमस बुक है तो हमें थोड़ा बहुत उसके बारे में भी पता हो। फिर मैं उस तरह से लेके चलती थी, अच्छा प्लेटो से अगर ये 2-3 डायमेंशन पूछी गई है तो एरिस्टोटल से भी उसकी भी तैयार करूँ, और जो उसकी प्लेटो में पूछी वो भी कोशिश करूंगी डायमेंशन कवर कर। उस तरह से फिर मेरे हाथ तो उसमें गाइडिंग प्रिंसिपल पास्ट पेपर भी थे, समझ आता था कि किस तरह से कितना पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है। और अगेन टाइम आपको कितना लगा था? शुरू में ज्यादा लगा था, बट इस्लामियात जैसे शुरू में मैंने 20 दिन लगाए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके अलावा जो है पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 है, उसमें मेरे ख्याल से पूरा मंथ लग गया था। बट साथ साथ मैं थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट भी अंदर कर जाती थी। तो शुरू में तो बल्कि मैंने एक बिजनेस भी साथ शुरू किया हुआ था, तो वो भी मैं फिर उसमें भी थोड़ा टाइम डिवाइड हो जाता है। बट मेरी कोशिश यही होती थी कि 20 डेज में मैं कर लूं, 20 डेज पर सब्जेक्ट का आपने लिए। एंड यू हैड नो अदर डिस्ट्रैक्शन। शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल अपनी आपको इंडिपेंडेंस के लिए मैं इसको कॉम्प्रोमाइज, तो फिर मैंने उसको बंद करके फिर आई शिफ्टेड टुवर्ड्स इट कंप्लीट। सारा टाइम ही फिर पढ़ाई का होता था? सुबह उठ के नाश्ता वगैरह किया, पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है। उसमें फिर बीच में
ऑब्वियसली आप घर होते हो, आपकी मामा को होता है कि थोड़ा सा आ जाओ, खाना शाना बना दो, थोड़ा हेल्प आउट कर दो, ये वो। शुरू शुरू में मैं बहुत करती थी, लेकिन पेपर्स के नजदीक आके तो मेरा टोटली 100% मेरा टाइम पढ़ाई पे होता था। अच्छा, वैसे बेटियों से ये थोड़ी एक्सपेक्टेशन होती है ना कि थोड़ा सा ये तो आपको कर लेनी चाहिए। बल्कि मैं बीच में कहती थी कि बेहतर ये कि मैं किसी लाइब्रेरी जाके पढ़ना शुरू कर दूं, क्योंकि बीच में वो फैमिली में रह रहे हो, आके बहन भाई पीछे बैठ जाएंगे बेडरूम में, आके बातें करने लग जाएंगे, तो वो आप ना चाहते हुए भी यू हैव टू गिव देम टाइम। तो लेकिन मेरा टोटली घर का ही था, बीच में पूरा दिन ही टेक्निकली होता मेरा पढ़ाई के लिए था, बट उसमें कभी कोई मेहमान आ गए, घर में खाना बना दिया, अम्मी की हेल्प करा दी। पढ़ते हुए ब्रेक्स चाहिए होते हैं, वो खुद ही आपके पास आ जाते थे चल के कि हमें थोड़ा सा टाइम दे। शुरू में तो बल्कि डॉन पढ़ते हुए भी इतना टाइम लगता था, 3-4 घंटे सिर्फ डॉन में लगती, पता ही नहीं था, वो सारा कुछ ही नया है, नई नॉलेज। आई वाज नॉट समवन जिसको दुनिया में बहुत इंटरेस्ट हो डिग्री के दौरान। मुझे कोई पॉलिटिशियन में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे किसी चीज में नहीं था, मैं नहीं पढ़ा करती थी। तो जब मैं डॉन पढ़ना शुरू की तो मुझे हर चीज बड़ी मजे की, बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी। और तब मेरी वोकैबुलरी भी इतनी अच्छी नहीं थी, उसकी एक डिफरेंट लैंग्वेज है सोशल साइंसेस की, वो पढ़ना, तो फिर उसमें बहुत टाइम लगता था। बट इवेंचुअली मैंने देखा है, एक तो शुरू में होता है सारा कुछ ही पढ़ो, आप पढ़ रहे हो तो डॉन पढ़ने की भी एक स्ट्रेटजी है, फर्स्ट पढ़ो, लास्ट पढ़ो, एडिटोरियल पेज पढ़ो, ओपिनियन पढ़ो, इंटरनेशनल देख लो, बस। हम शुरू में शुरू करते हैं, हमें तो हर चीज पढ़े, कुछ मिस आउट ना हो जाए हमसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो था शुरू में, एवरी कैंडिडेट मुझे लगता है कि टाइम लगता है, ठीक है, स्पेशली जो इंजीनियर्स हैं या जिनका बैकग्राउंड इसमें नहीं है, उनको टाइम लगता है। लेकिन फिर टाइम आपको, ये आप, मुझे लगता है कि आप खुद ही सीखते हो, कोई और बंदा आपको नहीं सिखा सकता। हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी है, हर बंदे का अपना तरीका है। तो ये हर एक एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है मेरे। एंड आई थिंक हर बच्चे को अपनी अंडरस्टैंडिंग भी उस चीज की। अब कुछ बच्चे जो हैं उनको बताया भी जाए ना कि यू रीड द फर्स्ट पेज, उसमें जो हेडलाइंस हैं वो आप देख लो, कुछ इंटरेस्टिंग है तो उसको इन डेप्थ आप पढ़ लो, ओपिनियन एडिटोरियल आपने लाजमी पढ़ना है, और इंटरनेशनल जो न्यूज होती है। लेकिन दे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी दे स्टार्ट रीडिंग एवरीथिंग, एंड आई थिंक एज अ बिगिनर इट मेक्स सेंस, बिकॉज उसी रीडिंग में उनकी इंग्लिश के भी मुख्तलिफ वर्ड से उनका इंट्रोडक्शन हो रहा है, उनको पता चल रहा है अच्छा ये भी कोई वर्ड होता है। तो आई थिंक कि उसका नुकसान नहीं होता, बट ये होता है कि बहुत ज्यादा ही आप उसके अंदर महव ना हो जाएं कि आप फिर बाकी सब्जेक्ट्स अपने कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दें। टाइम बहुत हो जाता है, फायदा तो है जितना पढ़ो आपकी। मेरी वोकैबुलरी पावर, ऑनेस्टली मैंने जब पहली दफा डॉन पढ़ा था, मुझे हर लाइन में 2-2 वर्ड्स थे जो नहीं आते थे। मैं उस लेवल से आई हूँ। तो मैं वही कहती हूँ कि अगर नहीं आता तो मैं, मेरे बहन भाइयों के पीछे अब स्पेशली ज्यादा प्रेशर आ गया कि पढ़ा करो, तुम लोग भी करो अब ये वो ना। क्योंकि पहले पेरेंट्स को लगता है कि ये शायद चीज डूएबल नहीं है और बड़ा मुश्किल है, जब हो जाता है फिर लगता है ये तो हो सकता है अगर करें मेहनत। बिल्कुल। तो वो फिर मैं उस जगह से आई हूँ। आई वाज लिटरली, मैं अब मुझे कहते हुए हो रहा है कुछ, लेकिन मुझे नहीं आती होती वोकैबुलरी, मेरी नहीं इतनी अच्छी थी, जनरल लेवल की होती है, बट बड़े ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके सोशल साइंसेस में, न्यूज़पेपर में यूज हो रहे होते हैं, जो आप कॉमनली नहीं यूज करते, स्पेशली अगर आपने कभी कुछ राइटअप कुछ लिखा ही नहीं है। जी। तो मुझे फिर वो स्ट्रगल वो करना शुरू में शुरू में लगता है, बट आई थिंक कि अभी इतनी गाइडलाइन आ गई, इवन नियर पीयर है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन टीचर्स से, मेंटोर से आप कनेक्ट कर सकते हो। टाइम वेस्ट ना करें, राइट स्ट्रैटेजी पकड़े। जैसे मैंने भी बताया, आपने भी बताया, फर्स्ट में पढ़े, लास्ट में पढ़े, उसमें भी पॉलिटिशियंस और वो सारी डिबेट छोड़ दें। सिर्फ जैसे अमेंडमेंट्स आ रहे हैं जो अच्छी रेलेवेंट चीजें वो पढ़े, ओपिनियन एडिटोरियल पढ़े, बस नहीं करें टाइम वेस्ट, और स्मार्टली स्टडी करें, थोड़ा सा हार्ड वर्क करें, बट थोड़ा से तरीके से लेके चलें। ये नहीं कि एक इवन पॉलिटिकल साइंस है, एक फिलोसफर पकड़ लिया तो आप उसी को 2-3 दिन लगाने, उसी के ऊपर किताबें नहीं पढ़नी शुरू करते हैं, बस लिमिटेड। उतना जितना सीएसएस के लिए, नौकरी के लिए दे रहे हैं हम पेपर, हम ऑनेस्टली हमें जॉब चाहिए, एंड यस हमारा ये टेस्ट आप ले लें। अच्छा, इतना वोकैबुलरी की आपने बात की, आपको जो मुश्किल वर्ड्स लगते थे फिर आप उनके उसी वक्त मीनिंग्स ढूंढते, उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स उधर ही आप अपनी 2-4 वर्ड्स के देख लेती थी, कुछ के मैं शुरू में ज्यादा सर्च कर लेती थी। मैंने कोशिश की, शुरू में सारे कहते हैं डेली के 10 वर्ड करो, 15 करो, मेरे से वो नहीं हुआ। मेरे से वो नहीं रटते। विद टाइम रीड कर करके ना, अब मुझे लगता है कि कोई ऐसा वर्ड नहीं जिसका मुझे मतलब नहीं आता न्यूज़पेपर में, क्योंकि विद टाइम रीड कर करके आपको अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो जाती है, वो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग आपको समझ आ जाता है ना। आप जब इतना एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, आपको समझ आ जाता है कि अच्छा ये इस सेंस में बात हो रही है, तो इस वर्ड का ये मतलब होगा। पढ़ के मेरे ख्याल से तो मेरा तो ये जिंदगी का एक्सपीरियंस है, करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, हो जाता है। तो पढ़ के अब मुझे अखबार पढ़नी है, मैं लिटरली 20-25 मिनट में वो सारी अखबार पढ़ के साइड पे किया। शुरू में वही मुझे 4-4 घंटे लग रहे होते थे। विद टाइम आ जाता है। टाइम वेस्ट ना करें, ये जरूर है। ये सोच के कि मैं आज सारा पढ़ रहा हूँ, विद टाइम मैं इम्प्रूव कर जाऊंगा। थोड़ा सा स्मार्टली लेके चलें,
इन चीजों को, ताकि आप बेहतर कर सकें। अच्छा, एक चीज है, हमने ऑप्शनल सिलेक्शन के बारे में बात की एंड आई वांट टू एम्फसाइज ऑन दैट। आपने कहा कि आपने सेकंड अटेम्प्ट में फिर स्विच किया एंथ्रोपोलॉजी पे। अब आपका कोई उसमें बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट आपने जो है उस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया। तो जितने भी बच्चे में सुन रहे हैं, मैंने बहुत सारी स्टोरीज ऐसी देखी हैं कि आपको एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, और जब आपका इंटरेस्ट होता है उस सब्जेक्ट में तो आप उसको फिर रिसर्च भी उसके ऊपर करते हो, आप उसके ऊपर किताबें पढ़ते हो, और वो आपका एक लेजर टाइम होता है। अच्छा, ये सब्जेक्ट की किस तरह की चीजें हैं, कितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, ये किस तरह अप्लाई होते हैं हमारी जिंदगियों पे। तो इस चीज को जो है ना, डिस्काउंट सिर्फ 2 ही चीजें मत देखा करें कि भाई इस सब्जेक्ट का स्कोरिंग ट्रेंड क्या है और ये सब्जेक्ट जो है वो हिट तो नहीं हो रहा। बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं। इंटरेस्ट आपका होना उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सर अब्रार ने पॉलिटिकल साइंस जो है उनके इंटरेस्ट में पढ़ा था, और इंटरेस्ट के बाद उन लोगों ने, आई नो पीपल जिन्होंने, अली इमरान जो है उनको पसंद आया, एंड देन उन्होंने पॉलिटिकल साइंस जो है वो उसके अंदर अपना मास्टर्स भी जो है कर लिया। तो इंटरेस्ट जो है आई थिंक वो बहुत मैटर करता है, और वो फिर आपको अच्छा स्कोर भी देखी जाती है। मैंने इवन यूरोपियन हिस्ट्री और एंथ्रो, ये दोनों मैंने रिसर्च करके, क्योंकि अब मेरे ज़हन में वो चीज थी कि मैंने फिजिक्स मुझसे नहीं हो रहा, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। इवन दो उसमें मैं इस लेवल की मेहनत करती तो आई वुड हैव स्कोर्ड गुड, लेकिन पास भी हो गया था, लेकिन मुझे रियलाइज हो गया ये मेरे इंटरेस्ट नहीं है, एंड मुझे इतना ज्यादा अपने आप को क्यों उस चैलेंजिंग सिचुएशन में डालने की जरूरत है। मैंने रिसर्च की इनके पास। अच्छा, इंटरेस्ट का भी ऐसे पता चलता है, आप पास पेपर्स देखो, आप उसका सिलेबस देखो, आपको समझ आ जाती है यार ये डूएबल है, मेरे लिए मजा आएगा। तो मैंने तो इन दोनों सब्जेक्ट को ऑनेस्टली बहुत मजे से पढ़ा है। तो मेरे यूरोपियन हिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर किया है, एंथ्रो में भी अच्छा किया है, तो मैं तो बहुत मजे से। सिलेबस कितने टाइम में कवर हो गया था आपका? सिलेबस वैसे कंप्लीट तो कभी नहीं होता। ये तो सभी कहते हैं। वो ये होता है कि 70% 75% करके आपको तैयार आप शिफ्ट करें, बहुत दिनों से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर कमिंग बैक टुवर्ड्स इट जो रह जाती है इंपॉर्टेंट। इसमें भी मैंने ये क्या किया था, मैंने क्योंकि पास पेपर्स का मैंने बहुत एनालिसिस किया 20-25 सालों का, मैंने उसमें देखा कि कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने कहा ये तो मैंने किसी हाल में नहीं छोड़ना है, ठीक है, वो मैंने प्रायोरिटी पे वो चीजें की। फिर बाकी जो बाकी रह जाती हैं उनको थोड़ा सा देख लेके कुछ आइडिया, लेकिन उसमें मुझे लगता है जैसे इवन पॉलिटिकल साइंस है, आई एम नो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हियर, मेरा बस एक्सपीरियंस है, लेकिन उसमें मैंने देखा कि जो बाकी भी टर्म्स और बाकी जो चीजें कंसेप्ट्स वगैरह थी वो वही फिलोसफर्स की बात है जो आपने वहाँ करनी है, उसको आपने रिलेट करना है। आपके पास कभी भी, मुझे नहीं लगता आप सिलेबस और चीजें कंप्लीट कर सकते हो, मैं तो नहीं कर सकती। उसमें ये है कि आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है, जिस भी सब्जेक्ट का आ रहा है, द वे यू रिलेट थिंग्स, आप किस तरह उसके क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो, किस तरह से उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हो जो आप लिख रहे हो। ये नहीं कि ये भी डाल दिया वो भी डाल दिया और आपस में खिचड़ी मचा दी, कुछ आपस में रिलेटेड नहीं है जी। तो वो मेरे ख्याल से इसमें ये चीज बहुत मैटर करती है कि आप जितना भी पढ़े उसको रिलेट करो। सो वंस यू वर डन विद द सिलेबस, जब आपको लगा कि नाउ आई एम ऑलमोस्ट डन विद इट, और आपने अपनी डिग्री की कंप्लीशन से अगली अटेम्प्ट ही दी, 2021 में आप ग्रेजुएट हुए, 2022 में आपने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट दी। So 2022, and that was, I think, also the time when MPT was introduced for the first time. Yes. और मई में अटेम्प्ट हुई थी। मई में, तो आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिल गया उस एंगल से। तो आपने अपनी जो रिविजन्स हैं, सिलेबस सब कंप्लीट हो गया, रिविजन्स का थोड़ी सा अपना स्ट्रैटेजी बताइएगा, एंड देन मॉक्स। फर्स्ट में तो मेरी कोई रिटन प्रैक्टिस नहीं थी। अच्छा। वो देयर आई लैक्ड, उसकी वजह से मेरा स्कोर भी 600, मतलब बहुत ही 600 के पास ही था, ऐसे फेल हुआ था उसमें। तो लेकिन सेकंड में मैंने बिलीव यू मी, मैंने कोई एकेडमी नहीं छोड़ी। मैंने हर जगह जाके मॉक्स दिए हैं, मैंने बहुत मॉक्स दिए हैं। मैं तो बल्कि अपने पुराने पेपर देखती, मैं कहती किसी को दिखाने वाले भी नहीं है, इतने गंदे लेवल से शुरू किया था। लिखते थे, वो होता था डायग्राम्स बनाए, पेजेस भरे और ये वो, लेकिन विद टाइम बहुत इम्प्रूवमेंट। तो मैंने रिटन पे बहुत काम किया, बहुत। मैं लिटरली देयर वर डेज जब एक जगह टेस्ट सीरीज होती थी उसी दिन शाम को भी होती थी। अच्छा। उधर से उधर भाग रहे हैं, मेरे साथ कुछ दोस्त थे, वो लोग भी इस तरह ही, तो हमने बहुत रिटन प्रैक्टिस की थी। अच्छा। मैं मतलब मेरे ख्याल से 100+ पेपर्स तो किए होंगे। अच्छा। बस अभी भी इतना ज्यादा बंडल पड़ा है, लेकिन अब वो और ये सारी प्रैक्टिस आपको रियलाइज हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद के रिटन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैंने 2022 में सीएसएस दिया था, उसके बाद 2023 में मैंने पीएमएस दिया था। उस पीएमएस में मैं रिटन प्रैक्टिस के साथ गई थी, इवन दो आई कुडंट मेक इट। उस साल ज्योग्राफी हिट हुई थी, पेपर 2 में आई स्कोर्ड वेरी लो, लेकिन उसमें मेरी अटेम्प्ट में 700+ स्कोर था। तो दैट वाज बिकॉज की रिटन प्रैक्टिस बहुत थी, और उससे मुझे फिर कॉन्फिडेंस भी मिला। मतलब आई ऑलवेज टेक फेलियर एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। मेरा सीएसएस
फर्स्ट में नहीं हुआ, दुख होता है, बहुत होता है, बट उधर मुझे रियलाइज हो गया कि फिजिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी, मुझे रिटर्न पे प्रैक्टिस करनी है, मुझे ऐसे पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद जब मैंने पीएमएस की दी तब मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला कि इसका मतलब जो मैं एक तैयारी करती आ रही हूँ, मैं एक रिटर्न की जो प्रैक्टिस कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, इट मीन्स कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। उसमें मतलब 700 से ऊपर स्कोर करना इज वेरी गुड स्कोर। बिल्कुल। तो इट वाज समथिंग जिससे मुझे बड़ा पुश मिला कि अब तो तुम सीएसएस वगैरह सब कुछ कर जाओगे। तो वो फिर सीएसएस के पेपर दिए जब 2024 में, तब थोड़ा डर होता है अनसर्टेनिटी का, बिकॉज पेपर सब्जेक्ट्स हिट होते हैं, देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी इन दीज एग्जाम्स। तो लेकिन मुझे पक्का था अगर वो सही से चेक करते हैं ना तो आई विल स्कोर वेरी गुड इन द रिटन, ठीक है। इवन मैं इंटरव्यू की तैयारी जब मेरा क्लियर हुआ, मैंने कहा मुझे अच्छी एलोकेशन ही मिलनी है इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा रिटर्न बहुत अच्छा गया है। तो एक आपको ना, इट इज नॉट अबाउट कि आप ओवर कॉन्फिडेंट, इट इज अबाउट कि आपने जो किया आपको आइडिया होता है कि मैंने इस लेवल का किया है कि मुझे अच्छा मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे एक वो तसल्ली थी, और मेरे रिटर्न में 720 आया, तो वो मुझे वो उसका सुकून है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आ गया ना अगली अटेम्प्ट के लिए। सो फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे बहुत हिट होता ही सबसे ज्यादा ऐसे और प्रेसी, एंड थर्ड हाईएस्ट फेलियर रेशियो इज इन इस्लामिक स्टडीज। सो पहली अटेम्प्ट में आपका ऐसे हिट हुआ, आपने कौन सा ऐसे अटेम्प्ट किया था, एंड व्हाट वेंट रॉन्ग नाउ व्हेन यू लुक बैक and try and understand कि क्या उस टाइम पे गलतियां की थी जो कि फिर सेकंड अटेम्प्ट में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उससे पहले कोई एक आधा ऐसे ही लिखा हुआ था। आई वाज वेरी मच, मैंने बिल्कुल भी कोई प्रैक्टिस नहीं की थी। तो मेरी आप वो होते हैं ना, बच्चे कहते हैं एफपीएससी की वजह से मैं फेल हुआ या हिट हुआ, मैं उसकी सोल रिस्पांसिबिलिटी खुद लेती हूँ, ठीक है। वो ऐसी अटेम्प्ट थी जिसमें मैंने ऐसे कोई एक दो ही लिखे हुए थे हार्डली। वो मुझे जिस दिन मैंने पेपर अटेम्प्ट किया, कोई मैंने गलत ही टॉपिक अटेम्प्ट किया, तो मुझे अब ये भी नहीं याद, मैं पेपर देखूंगी तो शायद याद आएगा। अच्छा, ये मुझे अटेम्प्ट करके रियलाइज हो गया था कि ये नहीं होने वाला, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड था थोड़ा सा, तो प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थी। दैट इज व्हाट आई लर्न कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप, क्योंकि मैं, कई लोग कहते थे इतना सब्जेक्ट पढ़ रही हो तो ऑटोमेटिकली नॉलेज बेस एनहांस हो जाएगी एंड यू कैन राइट इतना, जब पेपर में जाओगे आराम से लिखा। मैं उसी माइंडसेट के साथ गई थी। तो लेकिन मुझे रियलाइज हुआ नहीं, आपको इसकी प्रॉपर तैयारी करनी है। आप मैंने शुरू किया, पहला ऐसा मैंने मेंटोर थी उनको चेक करवाया, आई स्कोर्ड 1500, तो मैंने उस लेवल से शुरू किया। वो मैंने चेक किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता गलती, कभी पैराग्राफ के स्ट्रक्चर की गलती, इंट्रोडक्शन इज नॉट अ समरी, वो गलतियां, आउटलाइन ऐसे बनानी, ऐसे नहीं बनानी। तो वो फिर कर करके ना इम्प्रूव करके, मैं लिटरली 15 नंबर से शुरू किया था, फिर अगले में उन्होंने 20 दिए, 27 दिए, 25, इस तरह बढ़ता बढ़ता फिर इवेंचुअली मेरा पीएमएसपी जो था, जो मेरा नहीं हो सका फर्स्ट, उसमें मेरा ऐसे क्लियर था, इवन आई स्कोर 52 या 54 मार्क्स इन इट। तो वो ऐसे की प्रैक्टिस है। So written practice से आपको आइडिया हो गया कि yes, this is how you are going to crack the subject, because yes, बच्चों को कंटेंट बहुत आता होता है, 12 सब्जेक्ट्स में बहुत वाकई में काफी कुछ पढ़ चुके होते हैं, लेकिन उसको यूज करना ना उस टाइम पे ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है। बच्चे क्या करते हैं, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग किए बगैर दे जस्ट स्टार्ट राइटिंग, कोटेशन डालो, ये डालो, वो डालो, जल्दी से फैंसी बनाओ अपने इस आंसर को या लेट्स से ऐसे को। लेकिन होता है कि आप पहले स्टेटमेंट को समझ लो। जब आप समझ लोगे ना, मैंने ऐसी भी बच्चों को सुना हुआ है 15 पेजेस लिख के भी ऐसे पास हुआ है, वैसे कहते हैं कि नहीं 20 पेज ही लिखें। वो एक्सेप्शन इसलिए होते हैं कि उन्होंने बाकी सारी चीजें टिक होती हैं उनकी, बाकी सारी चीजें एग्जामिनर अप्रूव कर चुका होता है, एंड दैट इज व्हेन यू नो दीज एक्सेप्शंस दे गेट अ गुड स्कोर। कि छोटा ऐसे भी लिखा है लेकिन गलती कोई भी नहीं की, बात अपनी जस्टिफाई कर दी, आर्ग्यूमेंट्स अच्छे स्ट्रांग दिए आपने, यू आर सॉर्टेड। आई वुड लाइक टू ऐड मोर ऑन इट। ऐसे में डेफिनेटली हमारी एक स्ट्रक्चर है पैराग्राफ का, बच्चे गलत, फिर एक बहुत ज्यादा एक कंसेप्ट बना हुआ है कि बड़ी फ्लावरी लैंग्वेज और बड़ी अच्छी वोकैबुलरी यूज करनी है। मेरा नजदीक तो ये है कि आप ऐसे में बी एज सिंपल एज यू कैन, अपनी नेचुरल लैंग्वेज में लिखेंगे ना, तभी हम एक चीज को सही जस्टिफाई कर सकें। अगर हम कोशिश, अब मैंने ऐसे भी कैंडिडेट्स देखे हैं, अभी मुझे आजकल भी ऑनलाइन बच्चे भेज रहे होते हैं, प्लीज ये हमारा इवैल्यूएट कर दे, इवन तो मैं कहती हूँ कि किसी प्रॉपर मेंटोर के पास जाओ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पर, बट मैं पढ़ रही होती तो उनका फोकस बस वोकैबुलरी के वो फैंसी वर्ड्स डालने पे होता है, वो रिलेट नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं है, फिर वो डाल के रहने। आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत वीक होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी अच्छे नहीं होते, और लेकिन बस वो प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छी करके देंगे बच्चे के, ये देखिए इतना अच्छा हमने प्रेजेंट किया है, और अगेन डिफिकल्ट वर्ड्स उसमें डाल देते हैं और उनको लगता है कि नो दे हैव गिवन देयर बेस्ट शॉट। तो यस, मेरे तो ख्याल से बी एज सिंपल एज यू कैन, ऑटोमेटिकली आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती जाती है, आप डालते हो वर्ड्स, लेकिन उस तरह उसके पीछे भागो ना कि मैंने सिर्फ वोकैबुलरी अच्छी डालनी है, वर्ड। मेरे ख्याल से बी एज सिंपल एज यू कैन, जो पूछा गया है उसको बताओ, कहानियां इधर उधर की ना डालो। बिल्कुल, जैसे मैंने 2024 की अटेम्प्ट में ऐसे अटेम्प्ट किया था, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी।
उसमें जब बाहर आई, बल्कि इवन जब मैं टॉपिक सिलेक्ट करी थी, मुझे था कि यार ये बड़ा सिंपल है, हर कैंडिडेट नहीं किया होना, कोई और करती हूँ। लेकिन मैंने कहा कोई मसला नहीं, इसकी मुझे तो अच्छे सोल्यूशंस आते हैं ना, आई नो द पाथवेज टू पाकिस्तान, ठीक है। तो मैंने वो अटेम्प्ट किया, मैं बाहर आई तो आई वाज श्योर कि ये मेरा पास है। मैंने डायरेक्टली इंट्रोडक्शन दिया और उसके बाद डायरेक्टली एक पैराग्राफ में बताया ओवरव्यू के पाकिस्तान के हालात के, और फिर डायरेक्टली मैंने हिट के टॉपिक को पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, और उसमें मैंने 14-15 सॉल्यूशंस दे दिए। उसका ऑब्वियसली प्रॉपर दो, पहले सोशल इश्यूज बता दो, एजुकेशन के दे दो, फिर हेल्थ के दे दो, फिर आप वो थोड़ा सा पेस्ट और इस तरह के तरीकों से चलो प्रॉपर, तो थोड़ा सा उसमें लेके फिर आर्गुमेंट्स जो आप दे रहे हो, जो पॉइंट्स आप सोल्यूशन दे रहे हो, उनको प्रूफ भी करो कि किस तरह से ये अच्छा है। तो मेरे ख्याल से वो चीज बड़ी जरूरी है। आर्गुमेंट्स दो तो रिलेटेड दो, सिर्फ 20 पेजेस भरने पे भी फोकस ना करें, ठीक है। वो एक चीज है जो कि जरूरी है, बट जो लिख रहे हो वो रिलेट तो करें ना, आपसे जो पूछा गया, आप इधर उधर की कहानियां तो ना डालें। तो ये थोड़ा मेरी ये इसमें स्ट्रैटेजी थी। अगेन रिटन पे काम किया, क्योंकि किताबें बहुत पड़ी होती हैं, हमने ऑनेस्टली मैंने पता नहीं कितनी पाकिस्तान के ऊपर ही किताबें सीएसएस की जर्नी में पढ़ डाली, लेकिन उसको लिखना कैसे पेपर में, किस तरह से लेके चलना है, वो बहुत जरूरी है। So 2021 की जब आपने अटेम्प्ट दी, उसके फौरन बाद ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि these were the mistakes, अब मैंने इनको करेक्ट करना है। एंड आई थिंक सब्जेक्ट सिलेक्शन वाज आल्सो, जब आपने ये रियलाइज किया ना, आप स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करनी है। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा अपनी जो है पीएमएस की जो अटेम्प्ट थी आपकी, उसके बारे में बताइएगा। उसमें क्या ऑप्शंस थे आपके? वो हमने डिस्कस तो कर लिया कि उसमें आपका ज्योग्राफी जो है वो हिट हुआ था, लेकिन उसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या थी आपकी? उसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस रखा हुआ था, बिकॉज ओवरलैपिंग टू। बिल्कुल। फिर मेरे पास और कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो ओवरलैप कर रहा हो सीएसएस से पीएमएस में। एक था बिजनेस साइड 100 मार्क्स का, मैंने चलो इधर रखा, उधर भी रख लेते हैं, बट दैट वाज अ वेरी बैड डिसीजन। क्योंकि उसमें जो बिजनेस साइड है वो है उन बच्चों के लिए जिनका बैकग्राउंड है, 200 मार्क्स का वो सब्जेक्ट है और बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। मैंने रख तो लिया, लेकिन आई नो कि मैंने उसमें कितना उसके बाद स्ट्रगल किया, बहुत टाइम उसमें लिया। मैं किसको रिकमेंड नहीं करूंगी अगर बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन क्या मैंने रखा। फिर मैंने साथ की ज्योग्राफी, अगेन ज्योग्राफी वाज न्यू, मैंने कहा एनवायरनमेंट भी है उधर तो थोड़ा बहुत रिलेट हो जाएगा। बट जब मैं फेल हुई उस पे, तो वो मेरे अंदर, इवन तो मुझे नहीं उसको करना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर एक फियर बैठ गया था कि मैंने इतना अच्छा पेपर दिया है और फिर अगेन मैं फेल हो गई हूँ, तो क्या पता मैं नेक्स्ट टाइम भी हो जाऊँ। तो उस फियर की वजह से आई स्विच द सब्जेक्ट, मैंने उसकी जगह पे फिलोसफी रखी। हालांकि इस साल इट वेंट गुड, ज्योग्राफी वेंट गुड, लेकिन बस वो एक फियर होता है, तो मुझे उस वक्त बहुत ज्यादा था, तो मैंने स्विच किया। उसमें भी अगेन पास्ट पेपर्स, पीएमएस में तो पास्ट पेपर्स तो आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, पेपर के लिए, क्योंकि उसमें एक ट्रेंड होता है, थोड़ा सा आप करेंगे कैंडिडेट्स जो भी करें पीएमएस का, उसके पास पेपर्स और सिलेबस रखें, तो आपको रियलाइज होगा कि एक पैटर्न चल रहा है या ये चीजें रिपीट हो रही हैं, इस तरह से पूछी जा रही है। पीएमएस में तो स्ट्रांगली उस तरफ चले आप। मैंने जितने सब्जेक्ट किए, मैं प्रॉपर पहले 2-3 दिन बैठ के उस पेपर का एनालिसिस करती थी। मैंने अभी भी टेबल्स बनाए, अच्छा ये 2021 में आया, 2022 में आया, 2023 में आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया। तो वो वाकई पीएमएस में चीज हेल्प आउट करती है। पीएमएस की थोड़ी सी नेचर डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सीएसएस। सीएसएस में पास्ट पेपर्स डू हेल्प, बट यू नेवर नो क्या पूछे। ये उसमें थोड़ा सा अगर कोई कर रहा है तो उसे पता होता है कि इस तरह का ही पेपर आएगा। फिर पीएमएस में जनरल नॉलेज बहुत कैंडिडेट्स डरते हैं, अगेन मेरा भी बहुत डर था, मुझे नहीं आइडिया कि किसका क्या कैपिटल है, किसकी क्या चीजें, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया। तो मैंने उसके लिए ना, एक मुझे कोई नोट्स मेरे सीनियर थे उन्होंने दिए, किसी के कंपाइल हुए थे, इवन जीके की बुक्स भी मिल जाती हैं काफी। तो मैंने उसको ना रिलीजियसली फॉलो किया कि हर रोज सुबह उठ के मैं पहले 20 से 30 मिनट में सिर्फ जीके करती थी। अच्छा, वो पढ़ती रहती थी, उससे ज्यादा टाइम मैं नहीं देती थी, क्योंकि मेरे से उससे ज्यादा मुझे नहीं याद रहा है। ये जीके वाला जो है ना, वो तो बहुत रोट लर्निंग वाली चीजें भी होती हैं कई, तो वो फिर आई थिंक कि बस आपने जिस अपना टाइम एक डिफाइन किया, आपका उतना टाइम दे दिया, उससे आपको भी तसल्ली होती है कि चलो कुछ ना कुछ आपका सॉर्ट आउट हो गया। जीके का फिर वही होता था, सुबह उठ के सबसे पहला काम नाश्ते के बाद मैंने जीके के वो आधा घंटा लगा के वो पढ़ना होता था। फिर उसमें उर्दू के अंदर भी कुछ 2-3 पेट चीजें होती, मुहावरे हैं, आपकी सेंटेंस करेक्शन है, उसके बाद मैं 20-25 मिनट उससे लगाती थी। ये होता था चलो 2 सब्जेक्ट मेरे पीएमएस के हो रहे हैं साइड बाय साइड, डेली के चल रहे थे। मेरे ख्याल से मेरा तो यही मशवरा है कि कोई भी पीएमएस कर रहा है तो इन दोनों को ऐसे ही लेके चले, क्योंकि ये एक तो स्कोर मैटर करता है पीएमएस में, इवन सीएसएस में बहुत मैटर करता है, बट पीएमएस में भी बहुत हाई सीट्स भी तो बहुत कम होती है ना पीएमएस। अगर हम पंजाब की बात करें तो इतनी लिमिट, सीएसएस में तो चलो आपको 250 के करीब सीट्स होती हैं, उसमें आप कहते हो कि चलो 100+ कैंडिडेट्स एलोकेट हो जाते हैं। इसमें तो इस दफा 55 सीट्स थी, लेकिन उसमें भी माइनॉरिटी भी थी,
लेकिन अगर पहले देखा जाए लास्ट टाइम 2023 सीट्स थी बस, जी बिल्कुल ये बहुत ज्यादा है, तो मार्क्स गेम बहुत ज्यादा है, कंपटीशन चल रहा है, तो उसमें मेरा वैसे ही मुझे इधर मैं कर रही थी रिटन प्रैक्टिस, वो मुझे पता था हो जाएगा। प्रेसी भी इज इजी, अगेन प्रेसी पे भी बच्चों को बड़ा होता है प्रेसी क्या चीज है क्या नहीं है, उसको भी सिंपली लेके चले। एक प्रेसी है जिसको 1/3 आपने करके लिखना है और वही मतलब वो आपका सिंपल वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, वो मैंने किया। उसके बाद इस्लामियात मुझे सर मुर्तज़ा, आई रियली वांट टू मीट हिम, कभी भी इधर आते हैं कुछ होते हैं इंशाल्लाह, वो उनके इस्लामियात के लेक्चर्स वर वेरी हेल्पफुल, वो मैंने किया। उसके बाद इसमें हमारे पास जनरल नॉलेज है, उर्दू है और पाकिस्तान अफेयर की तो वैसे ही मैंने बहुत किताबें पढ़ी हुई थी, बट इसमें भी एक पैटर्न चल रहा है, आप एनालिसिस करें तो आपको आइडिया होगा 4-5 डिफरेंट एंगल्स हैं जो पढ़ने हैं, और फिर रिटन प्रैक्टिस है। फर्स्ट अटेम्प्ट आपकी पीएमएस की भी क्लियर नहीं हुई, सीएसएस की भी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुई। एज एन एस्पायरेंट यू नो, जिसने ये फिगर आउट कर लिया है कि मेरी सीएस की जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री है यू नो, वो तो मैंने नहीं करनी परस्यू। सो दिस वाज वन थिंग जिसको आप अपनी सारा एफर्ट, टाइम, एनर्जी, इमोशन सब कुछ दे रहे होते हैं। सो व्हाट वाज द प्रेशर लाइक? एक अटेम्प्ट दोनों एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो है वो हमारी रह गई हैं, और व्हाट वाज द फैमिली प्रेशर लाइक? एंड देन लड़कियों के केस में ये भी होता है कि अच्छा चलो सही है, नहीं हुआ तुम्हारी तो कोई बात नहीं, शादी हो जानी है। So please tell me a bit about that. बहुत प्रेशर होता है। पहली दफा तो मुझे पता था मेरा नहीं होना, बट जब पीएमएस में दिया था मुझे था कि हो जाने मेरा, मुझे कॉन्फिडेंस था, रिटन प्रैक्टिस भी करनी थी, तो वो जब नहीं हुआ तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फेज इन माय लाइफ। मैं हफ्ता दो तो मुझे बहुत ज्यादा ना बड़ा दुख लगा रहा, लेकिन ऑब्वियसली वी हैव टू कोप अप विद इट। फिर आपको ना आके आपकी फैमिली देख रही है आप मेहनत कर रहे हो, बट उन्हें होता है कि अच्छा अगर ये नहीं हो पा रहा ना, आपको वैसे ही आप ऐसे करो, एमएस कर लो अपने सब्जेक्ट में, ये वो। अब हमें ये चाहिए, नहीं करना मैंने वो उस डिग्री में, मैंने नहीं जाना उधर, मैं अब इधर आ गई हूँ, आई वांट दिस, ठीक है। उस वक्त ये बड़ा मसला होता है, तो और ऊपर से मेरी तो डिग्री ऐसी कि अगर मैं उसमें एमएस कर रही हूँ तो मेरा सीएसएस टोटली डिफरेंट है। अगर आप सोशल साइंसेस में कर लो तो मुझे लगता है ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट टू डू माय मास्टर्स विद इट, बट थोड़ा सा हेल्प आउट हो जाता है, ठीक है। तो मुझे ये था कि ये फिर डेफिनेटली प्रेशर, मैं मेरे 5 बहन भाई हैं, मैं सेकंड पे हूँ, बट बड़ी बेटी हूँ, तो वो एक प्रेशर रहता है, माँ बाप को होता है शादी करनी है, लेट हो रही है, तो मुझे शुरू से ये थोड़ा सा फायदा था कि मैंने जल्दी डिग्री कर ली थी एज कम्पेयर टू माय एज ना, तो वो थोड़ा एडिट फैक्टर था। लेकिन फिर भी एक होता था पेरेंट्स का भी कि आप शादी करनी है, अब ये किस में लगी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव इन दैट केस। मैंने उनसे एक दफा बैठ के डिटेल में बात की, मैंने कहा गिव मी सम टाइम, मुझे ये करने दे, आई नो आई कैन डू इट। इस दफा मेरी लक प्ले नहीं की, ज्योग्राफी में मेरा फेल हो गया, बट आई नो आई कैन डू इट। मैं मेहनत करी, प्लीज गिव मी सम टाइम, और उन्होंने मेरी टाइम दिया। मैंने सीएसएस तक का टाइम मांगा था, अब मेरे ऊपर प्रेशर शुरू हो गया फिर से। तो ये है कि अब आपकी फैमिली का सपोर्ट डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, आपको आपके फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव हो। देयर आर पीपल जो कहते हैं इससे तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, आई हैड वेरी सपोर्टिव फ्रेंड्स मेरी स्कूल लाइफ में, इवन सीएसएस के दौरान जो दोस्त बने थे, दे वर वेरी सपोर्टिव, हमेशा पुश करना। मेरे भाई को होता था कि ना करो, उनके एक दो दोस्त थे, दे कुडंट मेक इट, तो उन्हें होता था कि वो डिप्रेशन में पता चला जाता है, बट मुझे था कि मैं अगर मेहनत कर रही हूँ ना, तो अल्लाह पाक नवाजेगा, अल्लाह देगा इन वन वे और अनदर। फिर मैं शुरू से 6 अटेम्प्ट्स है हमारे पास, अगर हम देखें 3 पीएमएस की, 3 सीएसएस की, अगर हम उसे सही से अवेल कर रहे हैं, प्रॉपर एक किसी मेंटोर, किसी गाइडेंस के साथ चल रहे हैं, तो हो ही जाएगा। तो अल्लाह खैर रखेगा, दिस नहीं तो कोई और हो जाएगा, कुछ और। अगर कोई पब्लिक सर्विस की तरफ आना ही चाहता है, तो ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है जो मुझे लगता है बहुत लोग मिस आउट कर जाते हैं। बहुत सारी जनरल रिक्रूटमेंट भी होती है, ठीक है, आपके पास असिस्टेंट डायरेक्टर्स की पोस्ट है, तो वो भी आप साथ साथ उनको अप्लाई करते रहे। बिल्कुल। अगर आपको नहीं भी लॉन्गर लाइफ में वो गोल, आपको एक तसल्ली हो जाती है, चलो एक नौकरी लगी है, मेरे पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई है, मैं बिल्कुल बेरोजगार नहीं बैठा हुआ, क्योंकि ये टेंशन आपको पिंच करती रहती है कि आई एम नॉट अ फ्रेश ग्रेजुएट एनी मोर। मैं जैसे कंप्यूटर साइंस की डिग्री, कंप्यूटर साइंस में आपको फ्रेश ग्रेजुएट नहीं हो, आपको कोई एक्सपीरियंस इन 2-3 साल से, उसके बाद आपको नहीं उस तरह से मार्केट में जॉब मिलेगी ना, आपको फिर उसमें साल डेढ़ मेहनत करनी पड़ेगी, देन आपकी कोई वैल्यू बनेगी। तो ये चीज तो पिंच आउट करती रहती है कि मैं साथ वाले लोग देखो माशाल्लाह कितना अच्छा कर रहे हैं, मैं इधर बैठा हुआ हूँ, मेरा क्या हो रहा है। ये स्ट्रेस नेचुरल है, तो मैं कहती हूँ ये होगा ही होगा। अगर कोई भी कैंडिडेट इधर आ रहा है, इसे एक्सेप्ट करें कि ये चीज है, दैट इज नेचुरल। अगर हो रहा है, टेक ब्रेक, हफ्ते की ब्रेक लें, आप घूमे फिरे, मिले जुले, थोड़ा सा अपने माइंड को सॉर्ट आउट करें, लेकिन कम बैक टू इट। अगर आपका गोल ये है तो वापस आए, करें, अल्लाह खैर रखेगा। बाकी साथ जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तसल्ली हो जाती है बड़ी।
मैंने ज्वाइन किया, मैंने इंस्पेक्टर कस्टम्स के तौर पे जब ज्वाइन किया, अभी अप्रैल में मेरी ज्वाइनिंग थी। जी जी जो मेरे बैचमेट्स थे, दे वर रियली हार्ड वर्किंग पीपल। उसमें कई ऐसे थे हु कुडंट मेक इट टू पीएमएस इंटरव्यू, एलोकेट नहीं हो सके, बट डिक्लेयर्ड देयर पीएमएस रिटर्न। तो उन्होंने ये भी किया है, अब उनको ये भी मिल गया। इट इज नॉट इजी। जो जिन लोगों को लगता है ना जनरल रिक्रूटमेंट इज वेरी इजी, दैट इज नॉट इजी। आई हैव गॉन थ्रू इट। ठीक है, उसमें भी अच्छा खासा कंपटीशन होता है। जो कैंडिडेट्स ये कर रहे थे वो भी उधर अप्लाई कर रहे हैं। सारे सीएसएस जो बच्चा करने आ गया ऐसे ना, ही वो है। सीएसएस भी कर रहा है, वो पीएमएस भी कर रहा है, वो सब सारे कर रहे वन हैं। पेपर्स भी ऐसे ही करते है। हैं। तो वो भी कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो मैं तो ये लाजमी कहती हूँ कि अगर आपका दिल है पब्लिक सर्विस, उसको आप लें एज अ मोटिवेशन कि ठीक है, मेरा लाइफ गोल नहीं है, मैंने सारी उम्र मैंने इस जॉब में नहीं रहना, बट ये मुझे थोड़ी सी एक फाइनेंशियल मेंटल सुकून देगा। क्योंकि मैं आपके साथ एक बड़ा पर्सनल बात शेयर जी, करूंगी। जी। मैंने पीएमएस का पेपर दिया इस साल 2025 में, जो मैं सेकंड अटेम्प्ट थी। मेरा लास्ट पेपर बिजनेस एड का था। मैं बता रही थी जैसे पहले कि बहुत गलत डिसीजन जी था। जी मैंने पेपर 2 दिया और लिटरली मुझे लग रहा था मैं फेल हो जाऊंगी। पूरा अगला दिन संडे था, मैं बहुत ज्यादा उसमें सिचुएशन में रही हूँ कि यार ये क्या हो गया है। मेरे हाथ से पीएमएस भी गया, सीधे 24 का रिजल्ट नहीं आ रहा है, इतना वेट करा रहे हैं, पता नहीं उसका भी क्या बनेगा। और अब क्योंकि टाइम 25 की टाइम जो सीरीज थी उसमें हफ्ता तो रह गया और आई वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड कि मैंने वो देनी है। तो मैं बहुत ज्यादा उसमें से गुजरी। अगले ही दिन मेरा इसका इंस्पेक्टर कस्टम कर दिया माशाल्लाह। है। तो मेरे लिए तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही था। एक ऐसा मोमेंट था, मैं कहती हूँ कि अगर मैंने शायद ये ना दिया होता तो आई वुड बी बहुत ज्यादा मेंटली मैं स्ट्रेस्ड आउट होती इस वक्त ना, जब इंटरव्यू है। तो मैं बड़ी तसल्ली थी जब मेरे इंटरव्यू की तैयारी थी। इवन तो मुझे इंटरव्यू की तैयारी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। मेरी इंस्पेक्टर के तौर पे ट्रेनिंग चल रही थी और मैं बस ट्रेनिंग में भी सारा दिन पढ़ना है, उधर के लॉज हैं, वो भी एक ड्राई पढ़ाई है, वो करना है, फिर वहां से इंटरव्यू की तैयारी करनी है, टेंशन अलग है, दिमाग पूरा दिन कंज्यूम हो जाता है पढ़ पढ़ के ना। इंटरव्यू के लिए क्या ही पढ़ना है आपने रात को आके, तो भागम भाग में। लेकिन इसकी वजह से मुझे लगता है कि जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, जो मुझे रोज लोगों से मिलना, सोशलाइज करना, फिर ऊपर से हायरार्की समझना एक, फिर इवन इन द फील्ड में 2-3 महीने काम किया है, तो मुझे वहां पे समझ आया कि हाउ द environment works गवर्नमेंट सर्विसेज में। सीएसपीज की यस एक टोटली डिफरेंट दुनिया है, ठीक है, उनका अपना ऑफिस होता है, दे वर्क देयर, बट नीचे कैसे काम चलता है, बाकी किस तरह बिजनेस कम्युनिटी आ रही है या इवन पब्लिक के साथ डीलिंग हो रही है, तो किस तरह चलती है। तो मुझे वहां पे भी आके ना बाकी सारे कहते थे कि आप अब जाओगी ना तो आपको पता होगा कैसे नीचे काम होता है, क्लरिकल स्टाफ है, कैसे देखना होता है सारों को। बाकी बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस है। मैं अगर वो बंदा होती जिसकी भी कोई जॉब ना होती और उसका सीजन, मुझे पता ही नहीं होना था दुनिया में क्या चल रहा है। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक कि वो उस टाइम पे कोई पोस्ट आई, आपने उसके लिए अप्लाई कर दिया, एग्जाम में अपेयर हो गए, चाहे उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, अपनी सीएसएस की नॉलेज, पीएमएस के दौरान जो नॉलेज आई वही यूटिलाइज करते हुए यू अपेयर्ड फॉर दैट एग्जाम। वो लकीली अल्लाह का शुक्र हुआ वो भी आपका माशाल्लाह क्लियर हुआ। सो दैट गेव यू दैट एक्सपोजर, जो कि अब आप माशाल्लाह जब आपकी पोस्टिंग होगी आपको बहुत चीजें सीखने को मिलती है। एंड आई थिंक हर एस्पायरेंट को जो है साथ अपने जनरल रिक्रूटमेंट की जो आपकी पोजीशंस ओपन होती हैं उसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। हमें लगता है कि बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा मैं, और नहीं मैंने तो वो करना नहीं है, मैं तो सिर्फ सीएसएस के लिए, मैं तो असिस्टेंट कमिश्नर ही बनने आया हूँ या आई हूँ। लेकिन यू शुड गिव इट अ ट्राई, क्योंकि मैं एक चीज इसलिए कहती हूँ बच्चों को कि ठीक है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी तो बन गई। जो एग्जाम प्रेशर है ना, बहुत सारे बच्चों को मैं जानती हूँ इतने नॉलेजेबल होते हैं, प्रैक्टिस भी करके आए हुए होते हैं, लेकिन एग्जाम डे पे इतने सारे बच्चों को देख के एग्जामिनेशन सेंटर में दे स्टार्ट पैनिकिंग। उनको समझ नहीं आती कि वो अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि वो बच्चा ज्यादा शीट्स ले रहा है, वो बच्चा इतना लिख रहा है, मैं कुछ नहीं लिख रहा, तो वो कंपैरिजन शुरू कर देते हैं आप लोग। लेकिन जब आप मल्टीपल एग्जाम्स में अपेयर होते हैं तो उससे आप अपने इमोशनल जो है ना, इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, आप एग्जाम स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लेते हैं। एलोकेशन आपकी वन पेपर में हो या ना हो, लेकिन आपको ना वो बहुत बहुत एंगल से वो चीज जो है वो सिखा देती है कि भाई एग्जाम है, तैयारी अच्छी करके जानी है, अपना उधर बेस्ट देना पेपर के ऊपर। एक और चीज बड़ी सीख जाते हैं। बीच में मैंने कुछ पेपर्स दिए वन पेपर के, मैंने कभी वन पेपर की तैयारी नहीं की ऑनेस्टली। मैं सीएसएस की कर रही थी तो मुझे लगता था वो टाइम वेस्ट है, क्योंकि मेरा लॉन्गर रन तो गोल ये था, बिल्कुल वो तो अल्लाह ने दे दिया तो ठीक है। बट जब मैं पेपर दे के आती थी ना और मेरा मेरिट नहीं बनता था, तो मैं अपने दोस्तों को कहती थी, अगर अक्सर कई दुखी होती हूँ, कहती यार मैं असिस्टेंट कमिश्नर ही बनूंगी, मेरे लिए ये है ही नहीं। तो वो उसको भी पॉजिटिव वे में लेना। मैंने हमेशा ये सीखा कि जो भी जिंदगी में फेलियर आ रहे हैं ना, उससे अगर आप पॉजिटिव वे में लोगे, अभी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं who couldn't get allocation इस दफा, but they are doing good things in their life.
दे हैव देयर अटेम्प्ट्स, अगर अटेम्प्ट्स नहीं भी है तो कहीं ना कहीं पहुंच गए हुए हैं। तो उसको अल्लाह ताला आपको नवाजता है और आपको इन द लॉन्गर रन अंदाजा होता है कि ये जो चीज हुई थी ये मेरे हक में इसी तरह बेहतर थी। डेफिनेटली डेफिनेटली हर एक का गोल है ये, बट कुछ रियलिटीज हैं, वी मस्ट अंडरस्टैंड देम, हमें उसके साथ भी चलना है। मेहनत करें अपनी पूरी दें, अगर आपने मेहनत की है तो आपको वन वे और अनदर कुछ ना कुछ मिलेगा। कोई ऐसा पेपर जिसमें बहुत आपको खौफ महसूस हुआ हो कि ये तो सीएसएस के दौरान आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, मैं पेपर दे के आते थे, लेकिन मैं ना वो एक बंदा बेदिल भी हो चुका होता है, वो मेरा बड़ा दिल खराब हुआ था कि पीएमएस में भी मैंने इतना किया था बट अनसर्टेनिटी आ गई, मैं फेल हो गई। तो सीएसएस में मुझे एक वो था, मैं पेपर दे के आती थी, सारा कुछ कैसे हो गया बस अल्लाह को पता है कैसा हो गया, क्योंकि हम अपनी तरफ से बेहतर करके आते हैं। मुझे मैं ऑनेस्टली सच बताऊंगी, जब मैंने सीएस की टाइम दी है, देयर वाज नो पेपर जो मुझे मुश्किल लगा, देयर वाज नो पेपर जो मुझे लगा इसमें मैं फेल हो जाऊंगी। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती, कोई सब्जेक्ट हिट नहीं होता, तो मैं इस दफा मैं तो बल्कि मैं अपने कुछ दिन पहले मैंने देखा जो पेपर्स थे, मैं हमेशा अपने सारे जो पेपर्स देती हूँ वो स्टेपल करके रख लेती हूँ। सही पेपर के ऊपर मैंने जिस दिन पेपर खत्म हुए उस दिन लिखा हुआ है इंशाल्लाह पास, एंड दैट टू नॉट ऑन वुमेन कोटा। मेरा दिल कहता था कि मैंने सबके साथ करके करना है ना, इवन दो दैट इज ट्रू कि वुमेन फील और फेस वेरी मच डिफिकल्टीज इन देयर लाइफ, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जिस तरह एक मेल उठ के किसी भी टीचर के पास किसी भी टाइम जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। अगर हमें गाड़ी चलाना आती भी हो फिर भी देयर आर सम लिमिटेशंस, हमें हर एक के पास नहीं जा सकते। वो दैट इज नेसेसरी, दैट इज अनदर। लेकिन बस मुझे होता था कि मैंने ना, क्योंकि लोग कहते हैं औरत तो तुम तो लड़की हो, तुम्हारा तो हो ही जाएगा, अगर तुम्हारा इंटरव्यू तक पहुंच गई तो आगे तो हो ही जाएगा। बट देयर आर मेनी फीमेल्स हु आर एजुकेटेड, दैट इज नॉट अ रियलिटी कि अगर आप फीमेल है तो आपका तो हो ही जाएगा। आपने इक्वल लेवल पे मेहनत करनी है, आपने आना है आगे। तो मुझे हमेशा से होता था कि मैंने ओपन मेरिट पे जो पंजाब का कोटा या जो भी है, मैंने उस पर बॉयज के साथ मैंने मुकाबला करना है, तो वो अल्लाह का शुक्र है वो हुआ। तो खैर मैं सीएसएस की जो कमिंग बैक टू द व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, सीएसएस की जो टाइम थी इसमें मुझे तसल्ली थी कि मैं कर जाऊंगी, तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो बट होना चाहिए। लेकिन जब मैं पेपर दे के आती थी आई वाज ट्रूली, मैं ये कहती थी यार पता नहीं क्या बनेगा, पेपर तो दे दिया, अब अल्लाह नोस, अल्लाह वाले, आपने अपना बेस्ट है वो दे दिया होता है, उसके बाद फिर यही होता है कि अब अल्लाह ताला प्लीज टेक केयर ऑफ इट, प्लीज टेक केयर, मैंने कर दिया, अब आपके हवाले। जो सीएसएस 2024 है उसका तो रिजल्ट आ ही नहीं रहा था, सो व्हाट वाज दैट फेज लाइक फॉर यू? वेरी डिफिकल्ट, एक तसल्ली भी, एक वेट भी, आपके ऊपर प्रेशर है, आपने फैमिली को भी कहा हुआ रुक जाओ 6 महीने, तो सारा प्रेशर कि फैमिली के लिए रिजल्ट भी नहीं आ रहा, हाउ डिड यू मैनेज ऑल ऑफ दैट? बहुत मुश्किल होता है। मैं फिर लकीली पीएमएस आ गया था आगे, बट बहुत लंबा वेट था। सीएसएस 2024 का बहुत ही लंबा वेट था, जिन्होंने किया उन्हीं को पता है। बीच में स्पेशल हुआ, स्पेशल का रिजल्ट आ रहा है, सबको लग रहा है कि इनका जो है ना हो गया, वह बता नहीं रही है फेल हो गया, जो इधर उधर के फैमिली फ्रेंड्स होते हैं वो अलग प्रेशर, ठीक है। फिर अच्छा कुछ कर, आपके पास ना लोगों को देने के लिए जवाब भी नहीं होता, लोग आते हैं आपके पास, आपको कहते हैं अच्छा क्या कर रही हो। अब मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगती थी कि मैं सबको, मैं घर ही होती हूँ, वेली होती हूँ, ठीक है। वो फिर वो एक मुझे लगता था कि आई डोंट वांट दैट थिंग टू बी एसोसिएटेड विद मी ना, मैं मेरे जो भी आ रहा है अच्छा क्या कर रही हो आजकल, एंड आपके पास आंसर नहीं होता देने के लिए लिटरली। तो मेरा थोड़ा सा जो हेल्प आउट मेरी चीज की इसमें, मेरी फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव, मेरे बहन भाई, मेरी फैमिली ओवरऑल बहुत सपोर्टिव थी अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कभी ये नहीं कहा छोड़ो तयारी, क्या तुमसे हो नहीं रहा, तुम छोड़ो अब ये करो, कुछ और करो ना। हाँ बीच में गाइडेंस आती रहती थी कि एमएस कर लो, ये वो थोड़ा बाहर चले जाओ, मेरा भाई भी बाहर, प्लान बी है वो कर लो, कुछ देख लो। तो लेकिन बस टाइम गुजारते गए, बीच में ये हुआ था कि इंस्पेक्टर कस्टम का इंटरव्यू आ गया था अक्टूबर में, तो महीना एक ध्यान उधर लग गया कि चलो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये था, लेकिन मुश्किल था। और उसके बाद फिर आपकी आ गई पीएमएस की अटेम्प्ट, तो आपने कहा सीएसएस का तो कुछ पता नहीं चल रहा, हम पीएमएस दे देते हैं। पीएमएस भी अच्छा गया हुआ था, तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि तैयारी तो अच्छी है मेरी। अच्छा उसमें भी फिर मेरा जो वो साल जो गुजरा 24 का, वो इस तरह से था, मैंने पीएमएस का भी ऑप्शनल चेंज किया था। जब आप ऑप्शनल चेंज करते हो, अव्वल तो नहीं करना चाहिए। अगर आपके कुछ और रीजन हिट होने की वजह से फेल हो गया तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप चेंज करो, ऑनेस्टली मेरा एक्सपीरियंस है ये। लेकिन चूंकि मैंने फिजिक्स का वो सॉरी फिलोसफी रखी थी पीएमएस में, तो जब नया सब्जेक्ट रखते हैं ना तो इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो मेरा महीना 1.5-2 मेरा फिर उसमें, क्योंकि मुझे बड़ी बोरिंग लगती थी, मेरा बिल्कुल वो फिलोसफी वाला नेचर नहीं थी, बट मुझे यही था कि आप देने तो है एग्जाम्स, पढ़ना है, तो उसमें फिर मेरा काफी टाइम लगा था फिलोसफी में, महीना 1.5-2 मेरा लगा था। फिर तो ये सुस्ती, प्रोक्रेस्टिनेट कर जाना, ये वो रियलिटी, इंतजार सीरीज 24 का रिजल्ट आने वाला है।
ये था बस। So by the time you were done with your written exam, आपको इंस्पेक्टर कस्टम के लिए जो है वो इनविटेशन आ गया था, आपको जॉब ऑफर हो गई थी, तो आपकी जॉब शुरू होगी। Tell me the moment when you got to know कि 2024 CSS का रिजल्ट आ चुका है और आपका रिटन क्लियर है। मैं ऑफिस से वापस आ रही थी, तो यूजुअली तो मैं खुद आती हूँ, मैं भाई के साथ थी। ऐसे ही ना, बिल्कुल भी मुझे, क्योंकि इतना इंतजार कर लिया था, अब वेट ही नहीं था रिजल्ट का, पता ही नहीं था कब आना है, होता है ना, आ जाना। वो ऐसे ही होता था, ये भी 2024 का जब रिजल्ट आया, हर दिन ही होता था हमारे ऑफिस में, रिजल्ट आने वाला। तो वो ना मैंने गिव अप कर दी। ऐसे ही मैं आ रही हूँ, मेरे बिल्कुल सहन में नहीं, ऑफिस से आ रही हूँ, मेरे दोस्त का कॉल आई, रंजे, मेरी कास्ट है रंजा, वो मुझे रंजे कहते हैं, रंजे तेरी एलोकेशन हो गई है। मैंने कहा मजाक ना करो, क्योंकि बिल्कुल एक्सपेक्टेड, जी हो गई, वो सॉरी पास हो गया। इट वॉज सच एन ओवरवेलमिंग पॉइंट इन माई लाइफ कि आपने 2-3 साल से लगे हुए हो, आपका लिस्ट में नाम ही नहीं आया, और वो नाम आते ना, मुझे लगता है जो मुझे उस दिन खुशी थी, मुझे फाइनल के रिजल्ट वाले दिन भी नहीं थी। क्योंकि आप 4 दफा आपने कम्पिटिटिव एग्जाम दिए, 4 दफा, उसमें से 2 के रिजल्ट्स आ गए हैं, यू कुड नॉट मेक इट, एंड यू आर नॉट श्योर कि अब ये जो 2 दिए हुए हैं जिनके रिजल्ट्स हुए हैं वो भी क्लियर होंगे कि नहीं, अनसर्टेनिटी है। तो वो अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ वाले जो दोस्त थे उनका नहीं हो सका रिटन क्लियर, वो मुझे बड़ा दुख था, लेकिन अपनी भी एक खुशी तो होती है ना, एक स्ट्रगल की है। तो मैं घर आई हूँ, अब्बा जी सारे, अम्मा भी इमोशनल हुई हुई है सारे, बड़ा ही एक होलसम सा मूवमेंट था। तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे ख्याल से दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे इन माय लाइफ। उसके बाद मुझे फाइनल पे भी खुशी बहुत हुई है, बट इतनी नहीं हुई जितनी मुझे रिटर्न पे थी। और फाइनल में भी यही हुआ कि फाइनल में आई वाज इन ऑफिस, ठीक है, मैं कोई क्लर्क से काम करा रही थी, साथ बैठी हुई थी, एकदम से ना मुझे किसी ने भेजा, एक मेरे सर थे, उन्होंने भेजी फाइल और साथ लिख दिया कांग्रेचुलेशंस। उस दिन मैं गिव अप कर चुकी थी रिजल्ट नहीं आना, क्योंकि वो रोज आपको पता है, वो आपको तो आइडिया होगा, बिल्कुल इसी तरह था कि अब 2 बजे आ रहा है, अब 3 बजे आ रहा है, अब 5 बजे आ रहा है, फ्राइडे को तो आ ही जाना है। एग्जैक्टली। मैंने कहा अगले फ्राइडे को ही आएगा, एकदम से आया है, अच्छा फाइल, अब वो फाइल खोली मैंने कहा कांग्रेचुलेशंस लिखा है, बट यू आर नॉट श्योर कि कौन सा ग्रुप मिला है, अभी ये नहीं पता ना, ये तो हुआ, तसल्ली होगी, एलोकेशन होगी, बट किसमें हुई है भाई, ये तो बताओ। मैंने फाइल खोली, अब पता नहीं क्यों मुझे था कि मैंने ऊपर ही देखना, अल्लाह खैर रखेगा, नीचे जाना ही नहीं है। मैंने फाइल मैंने खोली, मेरा दिल, अब साथ मेरे कुलीग्स हैं, उनको नहीं पता ये क्या चल रहा है, आप रैंडमली फोन पकड़ा, खोली, मैंने मैंने खोल दी, एकदम देखा अपना नाम, और आगे मेरे पैस देखा, मैं उधर ही फोन लगा, मैं भागी भी अपने कलीग से, मेरी एलोकेशन हो गई, लेकिन किसमें मेरे का पैस है, कौन सी, मैंने कहा आई डोंट नो पोजीशन क्या, मैंने बस आगे ग्रुप पढ़ा है। माशाल्लाह। फिर मैंने अपने बुक को कॉल की, वो भी अभी उनको मैंने कॉल की है, लिटरली मैं 5 मिनट बाद मुझे सारे स्टारों की कॉल आने लगी। मैंने कहा मेरे अब्बा जी से भी वो खुशी कंट्रोल नहीं होती, उन्होंने भी हर बंदे को, हर एक को, पेरेंट्स के लिए भी आई थिंक एक बहुत उनका भी सबर होता है, पता है, उनके लिए भी अचीवमेंट है, दे प्रेज्ड अस, उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया होता है हमारी एजुकेशन पे, तरबियत पे, और हमें लगता है कि ये सिर्फ हमारा इम्तिहान है, लेकिन ट्रस्ट मी, मेरे साथ तो ऐसे एवरी टाइम आई हैव टेकन एनी एग्जाम, और मुझे लगता है कि मेरा एग्जाम भी है और साथ में वालिदैन का एग्जाम भी है, ऐसे ही है, एक तो वो दुआएं कर रही थी, दूसरा वो देख रहे थे कि हम क्या स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। मेरे अब्बा जी तो कहते हैं, जब आया था मैंने शुक्र किया मेरी बेटी को कुछ हो जा रहा था, डिप्रेशन में चल जा रहा था इसमें, क्योंकि मैं इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन आई वाज वेरी मच लिंक्ड, मैंने यही करना है बस, मेरा अल्लाह ने यही कराना है, मैं बहुत ज्यादा उसमें थी। तो डेफिनेटली जो भी सक्सेस है, दैट्स पेरेंट्स, अल्लाह तो कराई, लेकिन पेरेंट्स का बहुत रोल होता है, इवन सिबलिंग्स जो आपकी फैमिली है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। मेरे बहन भाई मैं भाई इधर छोड़ रहा है जी, फलानी जगह लेके जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैंने पेपर्स देने हैं, वो मेरी तकरीबन पूरी फैमिली हैज बीन वेरी सपोर्टिव इन द जर्नी। तो 24 का रिजल्ट आया फाइनल, मैं ऑफिस में, अच्छा मेरे आप सारे कलीग्स कहते हैं चलो हम जाके ना कलेक्टर को बताते हैं, कसम से डीसी एडिशनल पे कलेक्टर। अब यूजुअली आपने कलेक्टर से जाना है, यू हैव टू आस्क, हम डायरेक्ट गए, हम दरवाजे पे नॉक किया, मंदिर वो देखने खड़े हो कि ये 4-5 लोग कैसे आ गए, प्रमोशन होगी ना अब तो जा सकते हैं, हालांकि इतना नहीं होता है, शी हग्ड मी और कांग्रेचुलेट किया है, फिर हम बाकी डीसी से मैं कहती हूं जाओ एंजॉय योर लाइफ, आप ना एंजॉय करो, जाओ, यू इट इज योर डे। मैं घर गई हूँ, फिर मेरे सारे, क्योंकि मैं 2-4 महीने उधर ऑफिस में जाई थी, मेरी काफी अच्छी सबसे दोस्ती हो गई थी, वो
तो मैं उस दिन इतनी ज्यादा मिठाई लेके गई हूँ, मैंने सब में दी है, सब वो बड़ा माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर PMS भी हो गया उसके 2-3 जी हफ्ते जी बाद। जी। मेरा PMS तो मेरे घर वालों को फील ही नहीं हुआ। कहते हैं PMS पहले हुआ होता सीरियस बाद में होता तो ज्यादा फील होता है। हाँ जी। PMS अच्छा हो गया, PMS चलो गुड है। हाँ मैंने कहा इसकी भी सेलिब्रेशन करें, गिफ्ट दे मुझे। के लिए अलग एग्जाम दिया था आपने, उसका अलग गिफ्ट बनता है। उसमें तो बहुत ज्यादा मैं मतलब मैं बताई थी लास्ट जी, जी, पर जी। देख के आई थी, मुझे दुख भी हुआ था कि आई विल नॉट मेक इट दिस टाइम। अभी भी मेरी DMC देखें तो मेरे बाकी बिजनेस एड पेपर में 40 मार्क्स। अच्छा इफ्रा, हमने इंटरव्यू के बारे में अगर थोड़ा सा अपने साइकोलॉजिकल का पहले आप एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि जो बच्चे हमें सुन रहे हैं बहुत सारों के भी इंटरव्यूज और साइकोलॉजिकल चल भी रहे हैं। सो हाउ वाज योर एग्जाम लाइक, और क्या चीज जो है वहाँ पे इवैल्यूएट की जा रही होती है? अच्छा, मुझे जो लगता है ना कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई बिलीव साइकोलॉजिकल प्लेज अ ह्यूज रोल इन बोथ PMS एंड Yes. CSS। इवन दो वो एक, मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि हम्म। साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, अब देखो उन्होंने एक दिन का कर दिया। हम्म। बट जिन कैंडिडेट्स का साइकोलॉजिकल अच्छा गया था, जो हम्म। मैंने खुद देखे हैं, दे हैव हम्म। स्कोर्ड प्रीटी गुड। हम्म। उसमें ये था कि साइकोलॉजिकल के लिए एक तो यू हैव टू बी वेरी बैलेंस्ड, कैरी करनी पड़ती है आपको। आपको प्रॉपर्ली क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, आपकी जिंदगी में क्या दुख है बहुत बड़ा, नॉर्मली आप क्योंकि CSPMS की तैयारी कर रहे हो तो आपका तो जो फेलियर हुआ था वो दुख है, ठीक है। उसको थोड़ा सा बैलेंस्ड वे में लेके आए, अपनी फैमिली में कोई डेथ हुई हुई या कोई और आपकी थोड़ी इस तरह का है जो आपकी जॉब पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, वो लेके चले। फिर उसमें जो ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो ग्रुप डिस्कशंस होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। CSS का मैं बात करूंगी पहले, उसमें 8 मिनट की ग्रुप डिस्कशन या कमांड टास्क होता है। उसमें देयर आर 10 कैंडिडेट्स जो उसमें कर रहे होते हैं बात। अब क्या होता है कि जब बोलना है ना तो उसमें 3-4 चीजें होती है। एक तो कोशिश करें कि आप शुरू में बोल लें। अगर आप चुप करके आराम से बैठे हैं और एंड पे बोल रहे हैं तो दैट मींस कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है एंड यू आर अ बैक बेंचर, ठीक है। तो आप कोशिश करें शुरू में 4-5 नंबर तक बोल लें। फिर थोड़ी ना ग्रुप में बात करने के एटिकेट्स होते हैं। अक्सर क्या होता है 2-3, अब मैं इवन उधर जब हमारा पैनल के सामने साइकोलॉजिकल ग्रुप डिस्कशन हुई थी, उधर कुछ कैंडिडेट 2 आपस में लड़ाई करने वाले पॉइंट पे आ जाते थे कि ऊंचा बोलने में ना, तो यू हैव टू स्टॉप समवेयर। बोलने की सारे कोशिश करें, बट एक बंदा डेफिनेटली ज्यादा बोल जाता है, उसको मिल जाता है, वो देखें आप। फिर अगर कोई बोल रहा है रिस्पेक्टफुली कह दें यू मे कंटिन्यू, ठीक है। तो वो पैनलिस्ट सारे देख रहे होते हैं कि आप किस तरह कर रहे हैं। बोलने भी शुरू में, लेकिन ऐसे ना करें कि आप ही सबके अब्बा लग रहे हो और बाकी आप ग्रुप स्पिरिट ना हो, टीम स्पिरिट ना हो, बेसिकली वो चेक हो रहा होता है। उसमें फिर हमने पहले डिसाइड किया हुआ था कि हमने सबको टाइम देना है बोलने का, ये नहीं कि एक बच्चा ही बोलता रहे घंटा, मतलब 1-2 मिनट। हमने पहले आपस में मशवरा कर लिया था 30 सेकंड है तो एग्जाम ही ना, तो पहले मशवरा करने तैयारी करके हमने किया था 30 सेकंड से ऊपर कोई कैंडिडेट नहीं बोलेगा ताकि हर एक अपॉर्चुनिटी में। अगेन दैट प्लेड वेल इन आवर फेवर, बल्कि हमें तो 2-2 दफा बोलने का मौका मिला। अच्छा, वो था। उसके बाद हमारी एक सिंपोज स्पीच थी। पहले हुआ करता था जो मुझे सीनियर्स बताते हैं कि हमें एक चिट देते थे 2 मिनट के लिए, बाइट जाओ आके बोलो अंदर। अब उन्होंने चेंज कर दिया, वही ग्रुप सामने बैठा होता है, बता देते हैं कि 2 बंदे इंट्रोड्यूस कराएंगे, 4 बंदे इसके फेवर में बोलेंगे, 4 अगेंस्ट और 2 कंक्लूड करेंगे, ठीक है। वो पहले ही बता देते हैं। अगेन वो भी 1 मिनट का है। कोशिश करें 1 मिनट के अंदर प्रैक्टिस करें कि उसे आप कवर कर सके। एक बुरा सा लगता है क्योंकि आप बैठे हुए जब लोगों को सुन रहे होते हैं ना, वो कंप्लीट नहीं कर पाते, तो नजर आता है यार ये मजा नहीं आया। फिर कोशिश करें जो आप आंसर दे रहे हैं उसमें स्ट्रक्चर्ड वे में दे, 1 2 3 जो बता रहे हैं उसके फेवर में बात करें, जो उसके अगेंस्ट में बात करें, स्ट्रक्चर में दे, रादर देन कि आप कहानी शुरू कर दें। 1 मिनट आपके पास, ऐसा प्यारा जवाब दें कि हर बंदा सुने, ठीक है। ये मैटर करता है। फिर आपकी आवाज थोड़ी बोल्ड हो, आप सही से बोलो। उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में भी उन्होंने बड़े ही आपसे पर्सनल सवाल भी करते हैं। अच्छा तो अभी आप हैं, आपकी लोकेशन ना हुई तो क्या होगा, तो आपकी शादी नहीं हुई तो क्या होगा। मुझे उन्होंने कहा कि व्हेन विल यू गेट मैरिड ना, मैंने कहा मैं एस माय लोकेशन मैं करती हूँ फिर इंशाल्लाह। कहते हैं इतना पक्का हो जाएगा, इंशाल्लाह सर हो जाएगा। तो बस अल्लाह ताला की तरफ से कॉन्फिडेंस था, लेकिन अगेन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जिंदगी में क्या दुख है, आप डेफिनेटली आप डालते हो पेरेंट्स की हेल्थ का, आपको थोड़ा सा बैलेंस रखिए। आपको गुस्सा आता है, आप उसमें ये ना कहो मुझसे कोई बदतमीजी करता है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं दिल करता है वैसे मारूं, तो आप उसमें बैलेंस रह लेंगे। जैसे मैंने कहा कि ट्रैफिक में बहुत ज्यादा जो हॉर्न बजा रहे थे सब चीजें होती है। अच्छा उसके बाद आप आ जाओ, आपके क्या कहते हैं हॉबीज के, हाँ हॉबीज तो मेरे से बहुत डिस्कशन हुई थी। हॉबीज में मेरा ऑल्दो इतनी ज्यादा कोई हॉबीज होती नहीं है भाई, जब हम पढ़ रहे होते हैं स्पेशली पाकिस्तान में इतना हॉबी कल्चर है भी नहीं ऑनेस्टली, गेम्स का और ये वो। बाहर भी मिलना है तो चलो खाने पे चलते हैं, यही होता है।
तो मेरे पास पेट कैट्स थी, 2 कैट्स हैं मेरे पास। तो अब वो तो मैं नहीं कह सकती कि मैं पेट 2 मेरे पास कैट्स हैं तो उनकी टेक केयर करना मेरी हॉबी है। मैंने कहा थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं फर्स्ट चीज। मैंने उसको स्ट्रे कैट का टच दे दिया कि आई टेक केयर ऑफ, इवन होती भी है स्ट्रे कैट्स, वो ऑब्वियसली वो आ जाती है गैराज में, इधर उधर सोसाइटी में भी। तो मैंने कहा स्ट्रे कैट्स कर देती हूँ, ताकि अगर कैट्स का कुछ पूछ भी रहे हैं, अगर कोई भी हॉबी आप लिख रहे हो तो उसके बारे में पूछा जाएगा। अगर पूछ भी रहे हैं तो मुझे उसे पता हो। अब मेरे पास पेट कैट्स, मुझे पता है उनको कौन सी वैक्सीनेशन लगती है, कब लगती है, ये कैट्स के बारे में मुझे नॉलेज है, उनका क्या साइकिल है सारा, उनकी लाइफ क्या होती है, किस तरह से है, ग्रूमिंग क्या है, ये वो। तो आई वाज वेल प्रिपेयर्ड ऑन दैट। फिर मैंने ना बिजनेस किया हुआ था और मुझे खाने पकाने का शौक भी शुरू से। अब मैं अगर कुकिंग लिखूं तो वो एक बड़ी जनरल सी चीज है, वो लगता है घरेलू सी लड़की आगे कुकिंग करती है जी, आगे ठीक है। तो इवन दो उसमें भी कोई रॉन्ग चीज नहीं है, हर एक का अपना होता है, ठीक है। मैंने उसको थोड़ा सा डिफरेंट किया, मैंने कहा कुकिंग डिजर्ट्स, ठीक है। उसमें मैं थोड़ा सा, मैंने कहा चलो बिजनेस भी रिलेट कर दूंगी, कहीं से वो भी आ जाएगा, जो कि था भी, आपका बिजनेस एक्सपीरियंस था भी। उसमें फिर मेरे से इवन इंटरव्यू में मुझसे 10-12 सवाल बिल्लियों पे हुए और डिजर्ट्स के ऊपर हुए। शिव दस्तगीर साहब है, चेयरमैन है, दोनों ने मुझसे किए। मुझे कहते हैं बिल्लियों के ऊपर ना कि आप मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिधर बिल्लियां जो है ना, इंग्लिश में डेफिनेटली था, बिल्लियां और इंसान ऐसे रहते हैं जैसे मिलके रह रहे हैं ना, इधर भी बिल्ली बैठी। मैंने कहा इस्तांबुल, टर्की, एवरीबॉडी नो, वो फेमस है। उसके बाद इस्लाम में कौन सी पर्सनालिटी फेमस है, हजरत अबू हुरैरा है, और कौन है, हुजूर पाक खुद है, उनकी बिल्ली थी मोइजा। तो इस तरह उन्होंने मुझसे मल्टीपल क्वेश्चन उसके ऊपर किए, डिजर्ट्स के ऊपर किए, आपने क्यों छोड़ा है, तो जाके डिजर्ट्स बनाए ना, आप क्या करने आई है, इस तरह से भी थोड़ा सा प्रेशर, ठीक है। तो शिव दस्तगीर साहब ने भी कहा कौन सा ऐसा आईटी स्पेशलिस्ट है जो डिजर्ट्स के बारे में बात करता है। तो वो लकीली इस तरह की चीजें मुझे पता थी, तो दैट प्लेड वेल इन माय फेवर। अच्छा फिर क्या है, इवन साइकोलॉजिकल में भी उन्होंने मुझसे इस पे, इवन जो रिटर्न होता है ना, स्टोरी राइटिंग और ये वो, मैंने उसमें कोशिश की कि मैंने ना अपनी पर्सनालिटी से शो करनी, दैट आई एम वेरी टीम वर्क ओरिएंटेड, आई एम वेरी मच वो पर्सन जो कि एक्सट्रोवर्ट है, जो लीडरशिप स्किल्स हैं उसके अंदर, ताकि मैं उसको मैंने उनका फिर प्रॉपर तैयारी की थी, मैं लीडरशिप कैसे प्रूव करूंगी, मैं ये चीजें कैसे प्रूव करूंगी, ठीक है। इसमें भी मैं कहती हूँ साइकोलॉजिकल की भी पूरी तैयारी करके जाएं, इसको ऐसे लाइट ना लें कि हम जाएंगे तो हो जाएगा। आपके वहां पे आते हैं 30 जुमले देते हैं आपको, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। आप कोशिश करें, बल्कि हर सूरत करें कि आपने जो अगर उधर इंग्लिश में लिखा है उर्दू में भी वही आप करें। जैसे इंग्लिश में अगर सेंटेंस आपने कंप्लीट किया, माय मूड इज, आगे आपने डाला है गुड, उर्दू में ये ना लिखें दुखी, उर्दू में भी लिखेंगे खुश हूं मैं ना, वो उसको उस तरह से लेके चले। सेंटेंस कंप्लीट नहीं भी हो रहे, बीच में कोई ना छोड़े। ये भी एक मेरे हैं जानने वाले, मैं उनसे मिली, उन्होंने कहा कि आपने जब कर रहे हैं सेंटेंसेस, कोशिश करनी बीच में कोई छोड़ना, एंड में बेशक छूट जाए। बीच में छोड़े हुए लगता है कि इसने पर्पसली छोड़ा है, ड्रॉप किया, एंड के छोड़े तो अच्छा चलो टाइम कंस्ट्रेंट आ गया था, छोड़ दिया उसने, वो ऑल तो छोड़ने नहीं चाहिए, बट कोई मसला नहीं अगर छोड़ भी दे। तो सीएसएस का साइकोलॉजिकल इस है, पीएमएस का साइकोलॉजिकल इज अ लिटिल टफ। उसमें 2 दिन की ग्रिलिंग होती है, एक दिन पूरा रिटर्न है, और रिटर्न भी अच्छा खासा रिटर्न होता है। उसमें वो बार बार 3-4 घंटे बिठा के आपका लेते हैं, ताकि वो देख सके कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है किस तरह की पर्सनालिटी, क्योंकि जब हम फेक आउट करते हैं पर्सनालिटी, वो पता चल जाती है। अगेन तैयारी इस तरह करें जो आपकी पर्सनालिटी से लिंक भी कर रहा है। जैसे मैंने हॉबी अगर दी है, मैंने कैट्स डाली, रिजल्ट्स डाले, मेरी पर्सनालिटी से वो लिंक कर रही है। लीडरशिप अगर मैंने डाली है, रेजिलियंस अगर मैंने डाला है, उसमें रेजिलियंस में मैंने 2 अटेम्प्ट्स फेल किए हैं, आई वर्क का। इवन मैं थोड़ा पर्सनल अगर हो जाए, मैंने वेट लूज किया है, तो आई हैव बीन रेजिलिएंट देयर, तो मैं उस चीज को जस्टिफाई कर सकती हूँ। तो आप उसको उस तरह से लेके चले, ठीक है। जो पीएमएस है, पीएमएस में तो बहुत ही फॉरेन ही काम हो गया था। मेरे ख्याल से 30 जून को रिजल्ट आया था इसका पीएमएस का, और 9 को रिटर्न था इसका साइकोलॉजिकल, 9 जुलाई को, और 15-16 को इंटरव्यू शुरू हो गए हुए थे, और मेरा उसमें भी शुरू में नाम आ गया। पर मेरी तैयारी अगेन इंटरव्यू की नहीं थी, मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैं बस भाग गई। तो पीएमएस का जो साइकोलॉजिकल है, उसके अंदर ना 30 मिनट्स की ग्रुप डिस्कशन होती है। 30 मिनट्स इज अ लॉट, चाहे आप 10 कैंडिडेट्स भी हो। चूंकि हम उस पूरे में 3 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका सीएसएस भी हुआ था, तो हम कंपैरेटिवली थोड़ा अर्सा पहले से महीने से तैयारी कर रहे थे। जब हमारी ग्रुप डिस्कशन हुई तो हमने सबको मौका दिया बात करने का, बट एंड के 5-10 मिनट में बाकी कैंडिडेट्स के पास पॉइंट्स ही नहीं थे बोलने के लिए, दे वर टोटली साइलेंट, ठीक है, और हम ही एंड पे डिस्कशन कर रहे हैं। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इसमें ये मैं नहीं कहूंगी कि आपका सीएसएस हुआ है तो ही पीएमएस होगा। हमारी जो टॉप 3-10 पोजीशंस है पीएमएस की, उसमें कोई भी सीएसएस का कैंडिडेट नहीं, बिल्कुल, ठीक है। आप प्रैक्टिस करें, आप मेहनत करें, प्रैक्टिस से हर चीज हो जाती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल है, उसकी प्रॉपर तैयारी करें, ग्रुप डिस्कशंस की प्रैक्टिस करें, पॉइंट्स किस तरह से लेके चलना है, डिस्कशन कैसे से लेके चलनी है। साइकोलॉजिकल का उधर इंटरव्यू 30 मिनट्स का होता है,
ठीक है, प्रॉपर पैनल के सामने वो आपको हर तरह से क्वेश्चन करके जज करते हैं, ठीक है, आपकी हर चीज देखते हैं, इतने मजे मजे के सवाल भी करते हैं, कई लोगों के इतने अजीब अजीब सवाल भी थे और वो उसमें नहीं परफॉर्म कर सके, जिनका जिस समय मैं अभी इंटरव्यू दे के आई हूँ, जिनके इंटरव्यू ने आके मुझे डिस्कस किया था कि मैं साइकोलॉजिकल में ये चीजें पूछी, तो मुझे उस वक्त रियलाइज हो गया था कि ये नहीं हो पाएगा इनका, ये इन्होंने बहुत ही अजीब मेस क्रिएट कर दी, ठीक है, तो इसके लिए और वाकई ऐसा ही हुआ, इसीलिए आई वुड से, इसीलिए फेल भी फिर एच वो कर देते हैं बच्चों को। तो मुझे ये लगता है कि आप साइकोलॉजिकल की प्रॉपर प्रैक्टिस करें, इंटरव्यू की तैयारी करें, बट हफ्ता एक लगाएं, साइकोलॉजिकल प्रिपेयर करके जाएं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। कमिंग टुवर्ड्स इंटरव्यू, सीजेस का पहले तो कभी कभी टोकन क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी आपके प्रोफाइल, इस दफा अगर हम देखें 24 की अटेम्प्ट में स्पेशली आपकी प्रोफाइल ओरिएंटेड बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मेरे से भी मुझे खुशी इंटरव्यू देके ये थी, मैं आपसे पहले भी डिस्कस करी थी, मुझे खुशी ये थी कि उन्होंने मुझसे वो क्वेश्चन नहीं किए जो मुझे नहीं आते थे, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल सका था, मुझे बस 10 रिवाइज करने का, तो मैं ऑप्शन रिवाइज ही नहीं कर सकी थी। अब मेरे ऑप्शन में पॉलिटिकल साइंस है, बहुत क्वेश्चन अंदर से पूछे जाते हैं, मेरे पास यूरोपियन हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री इज वेरी वास्ट, कुछ ही पूछा जाता है। मुझे ये डर था, हाँ मुझे स्टोरी पता है क्या यूरोपियन हिस्ट्री, लेकिन आपको उस वक्त पर्सनालिटीज के नाम और वो चीजें नहीं याद रहती एग्जैक्ट, तो मुझे वो एक टेंशन थी कि मैं वो नहीं तैयार कर सकी ना। लेकिन लकीली मुझे इंटरव्यू देके खुशी ये थी, मैं कॉल किया अपने अब्बू के, सबसे पहले मैंने कहा अब्बू, उन्होंने कोई सवाल ऐसे नहीं किया जो मुझे नहीं आता था। हाँ, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से हो सकता है कि आई वुड नॉट स्कोर दैट गुड, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मुझे नहीं आती थी, मुझे खुशी ये थी कि उन्होंने ऐसा पूछा। तो इंटरव्यू भी मुझे लगता है कि आप खुद उसको लेके चलते हो, ठीक है, किस तरह से आप इंट्रोडक्शन देते हो, इंट्रोडक्शन में आप क्या कहते हो वो मैटर करता है। यू गिव लीडिंग आंसर्स एंड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन अ वे, आप कोई ऐसी चीज ना बोलते जिसपे आपकी कमांड नहीं है। जब आपने शुरू में ही अपने आप को सुपीरियर शो करने के लिए या बहुत इंटेलेक्चुअल शो करने के लिए फैंसी चीजें आपने बोल दी, बस फिर आपकी पूछ होगी उन फैंसी क्वेश्चन के ऊपर। मैंने अपना इंट्रोडक्शन जो है ना, उसमें जो अचीवमेंट्स थी डेफिनेटली वो डाली हुई थी, जो अपना बिजनेस है, वो हॉबी है, वो भी उसमें ना मुझे पता था कि 4-5 चीजें ठक 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 इन पे मुझे सवाल होने हैं। मैंने पहले उसमें डाला हुआ था कि कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड, उसमें मैंने एफवाईपी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया था। आई नो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन होना ही होना है, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्टर कस्टम है, वो मैंने उनको शुरू में बता दिया था कि मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, कि भाई इसे सवाल ना करो मुझसे, क्योंकि मुझे नहीं अंदर की फील्ड की नॉलेज है उसमें, जितना भी मैं महीना एक लगा लिया बट नहीं है उसमें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको सिखाता है। उसके बाद मेरी हॉबी है, वो भी मैंने जिक्र किया, कैट्स का है, रिजल्ट्स का है। तो मेरा इंटरव्यू शुरू ही बिल्लियों से हुआ था। फिर मेरा एआई के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई, मतलब 50 to 60% ऑफ द इंटरव्यू वाज टोटली बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल, इवन पीएमएस में भी। अच्छा, मेरा उस पे ही सारा बेस कर रहा था। और पीएमएस में आपके इंटरव्यू की ड्यूरेशन क्या थी? पीएमएस में इट वाज 25 मिनट्स ऑलमोस्ट, सीएसएस में इट वाज 31 मिनट्स के अराउंड था, इस तरह से। तो अगेन इसमें भी आप टाइम पे नहीं जा सकते, इस दफा सबका ही 30 मिनट्स रहा है अगर हम देखें। यस कि बहुत कम कैंडिडेट्स हैं जिनका स्टैंडर्ड मेरे ख्याल है अब वो सेट थोड़ा सा कर रहे हैं कि हाँ 30 मिनट्स के अराउंड ही हम लोग पहले लोग कहते थे कि इसका इंटरव्यू लंबा क्या है, इट मस्ट बी वेरी गुड, अब उस तरह का नहीं है। एग्जैक्टली, एक चीज थी। फिर अगर टोकन क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं तो मुझे लगता है वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि टू सी अ कैंडिडेट के वो प्रेशर हैंडल कर पा रहे हैं। मैं पीएमएस के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरा पहला इंटरव्यू था उस दिन, फर्स्ट कैंडिडेट, मैं जॉब का एनओसी मैंने दिया हुआ था, वो भी आया नहीं था। मैंने, आपको पता है सरकारी कामों में लेट हो जाती है, मैंने अप्लाई किया हुआ था। मैं जाती कि वो कहते हैं कि आप तो एनओसी नहीं है आपकी, तो हम कैंडिडेट से कैंसिल कर देंगे हफ्ते में। वो ना एक आपके ऊपर एक अनड्यू स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है, एकदम से। फिर कहते हैं आपका पहला इंटरव्यू है। ओह, मैं तो पहले थोड़ा लेट हो गई, मैं पानी पिया बैठ के, तो पहले इंटरव्यू ला खैर मैं गई हूँ, मैंने इंट्रोडक्शन दिया। उन्होंने जो चेयरमैन है वो इतने क्वेश्चंस नहीं करते, वो बस इंट्रोडक्शन और फैमिली के बारे में थोड़ा सा पूछते हैं। कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, उन्होंने मुझसे ये के ऊपर काफी डिस्कशन किया, इट वेंट वेरी गुड। उन्होंने इशारा किया चेयरमैन को, ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि इट वेंट गुड। अब अगले जब मेरे से पैनलिस्ट ने क्वेश्चन किए, उन्होंने मुझसे पंजाब बजट के ऊपर 10 क्वेश्चंस किया, मुझे एक भी नहीं आता था। तो मैंने वो टोकन क्वेश्चन की जो बात कही थी, उन्होंने मुझे कहा पंजाब का बजट कितना है, मैं दिल में सोच रही हूँ पढ़ लेना था बजट, क्योंकि सीएसएस की इंटरव्यू तैयारी कर रहे थे, पंजाब का बजट देखा ही नहीं था, ठीक है। और ये क्या हो गया, खैर आई रिमेन कॉन्फिडेंट। मैंने उन्हें पोलाइटली सॉरी सेड नॉट रिकॉल इट राइट। उन्होंने मुझसे बैक टू बैक 10 सवाल उससे किए। यू ड्रॉप्ड 10 क्वेश्चंस, ठीक है। मुझे एंड पे वो कहते हैं, जब ये 10 सवाल मैंने ड्रॉप कर दिए, कहते हैं आपको पता है कि आप प्रोविंशियल सर्विसेज के लिए अपीयर हो रही है। मैंने कहा यस सर, दैट आई नो, बट सॉरी आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चले गए, नेक्स्ट ने क्वेश्चंस किए, एवरीथिंग वेंट वेरी गुड। मुझे था कि आई रिमेन कॉन्फिडेंट। मुझे यही है कि जो टोकन क्वेश्चंस है ना,
मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि वो सिर्फ इसलिए पूछ जाते हैं टू सी कि कैंडिडेट जो है वो स्ट्रेस और प्रेशर सस्टेन कर सकता है या नहीं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, ऐसी है। एवरीथिंग स्पीक्स अ लॉट। क्योंकि जब शुरू में आप होते हो आप ऑटोमेटिकली डाउन आते जाते हो, हाँ। आपको होते हैं मुझे क्यों नहीं आ रहा, मुझे आना चाहिए था, आपको एक बिल्कुल। शर्मिंदगी हो रही होती है अंदर अंदर। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, एंड ही आल्सो केप्ट ऑन बजट पे पूछे आस्किंग, कितना डेफिसिट है, कितना ये कितना ये। जस्ट मुझे एक दो क्वेश्चन नॉर्मल उन्होंने पाकिस्तान के बजट का भी कहते मुझे आता था, बट मैं उस वक्त पैनिक करने में वो भी आप ड्रॉप कर दिया, लेकिन आई रिमेन कॉन्फिडेंट। मैं इस माइंडसेट से नहीं आता तो नहीं आता, क्या कर सकते हैं, वहां बैठे हुए हम याद तो नहीं ना कर सकते। बिल्कुल, ठीक है, हर चीज हम याद कर भी नहीं सकते। ठीक है, मैं उसमें भी मेरे पास कोई आया ना, मैं कहती हूँ यार तैयारी करो पूरी, लेकिन वहां पे इस कॉन्फिडेंस नहीं आता तो नहीं आता यार, आप क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। अब जो गेम बाकी की रह गई है वो प्ले कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा उस पीएमएस में 150 स्कोर है 200 में से, मतलब बहुत अच्छा स्कोर है इंटरव्यू में भी। तो उसमें मुझे लगता है कि जो मैंने स्ट्रेस और प्रेशर हैंडल किया, आई बिलीव दैट प्लेड वेल इन माय फेवर। बिल्कुल बिल्कुल। आपको नहीं आता कोई बात नहीं, मतलब जब आप फील्ड में होगे तो यू कैन पुल आउट समथिंग, फोन निकाल के देख लिया, चेक कर लिया। नोबडी कैन नो एवरीथिंग ना, वो ठीक है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपको पता होनी चाहिए, बट इस माइंडसेट आप इम्प्रूवमेंट हमेशा करो, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, आप उससे बेहतर करो, बट नहीं आता तो कॉन्फिडेंट तो रहो ना। ये नहीं कि वहां पे आप, मैं एक कैंडिडेट का भी रिसेंटली इंटरव्यू ले रही थी, मतलब आजकल ऑब्वियसली आते हैं कैंडिडेट्स के हेल्प आउट करते हैं, उसके एंड पे पसीना छूटने लग गया, अभी ठंडा है मौसम, सर्दी है, तो उससे अगर उसे आता भी है ना, कुछ नजर आ रहा है बच्चा स्ट्रेस आउट है, इससे प्रेशर हैंडल नहीं होगा। ये चीजें बड़ी जरूरी है, प्रैक्टिस करें और इस माइंड अपने दिमाग में बिठा लें कि उस दिन मुझे कोई चीज नहीं आती तो नहीं आती, मैं अब इधर बैठा हुआ कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे अब जो करना है, मुझे बाकी जो चीजें आती हैं एटलीस्ट वो तो मैं कर सकती हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी पर्सनालिटी मैटर्स हियर अ लॉट। ठीक है, तो ये चीजें मुझे लगता है कि इंटरव्यू में अच्छा इफ्रा, एक और चीज, मतलब आपने माशाल्लाह सीएस का भी इंटरव्यू दिया है, पीएमएस का भी इंटरव्यू दिया है, पैनल से भी एक देयर ऑल सीनियर सिटिंग देयर, सालों का एक्सपीरियंस है उनका, इतने लोगों के वो इंटरव्यूज करें, तो उस फियर को भी आपने किस तरह ओवरकम किया? व्हेन यू एंटर्ड द रूम, वो एक चीज होती है ना, रूम में एंटर होना है, ऐसे सलाम करना है, ऐसे बैठना है, तो वो चीजें आपने किस तरह से मानी? उसमें मैं अगेन जो कह रही थी कि जैसे मेरा इंस्पेक्टर की जॉब हुई, तो उससे मैं बहुत, मुझे वो पहले होता था ना एसीडीसी क्या होते हैं, जिस तरह का जिस बंदे का बैकग्राउंड है उसे यही होता है कि उनका दफ्तर है, ये है, एक डिफरेंट हायरार्की है, तो मेरे अंदर वो एक चीज खत्म हो चुकी थी, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है, तुम ऑब्वियसली मिलते हो लोगों से, सोशलाइज करते हो, तो आप थोड़े से हो जाते हो। फिर मेरे पास एक जॉब इन हैंड भी थी, थोड़ा वो भी सुकून। मैं इसलिए कह रही हूँ अगर रास्ते में कोई आपके पास जॉब आती है, अवेल इट, जनरल रिक्रूटमेंट है, अप्लाई करते रहे। ये मैंने सारी उम्र ये नौकरी कभी नहीं करनी थी, ठीक है, ऑल्दो इट्स वेरी गुड जॉब, लेकिन मैं उसको एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस लिया है, मुझे उसने बहुत चीजों में हेल्प आउट किया। मेरा एक जो स्ट्रेस था कि मेरे पास नौकरी नहीं है, उसने मुझे उस चीज में हेल्प आउट किया। मुझे कॉन्फिडेंस मिला लोगों से मिलना, इंटरेक्ट करना, सीनियर से मिलना, उनके सामने प्रेजेंट होना, बात करना, वो था। तो डेफिनेटली प्रैक्टिस भी है, मैंने एक दो जगह मॉक्स दिए थे। शुरू में फियर था, शुरू में जाते सार ना, जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप अंदर से दिल धक कर रहा होता है, और वो सारा है, दैट इज ट्रूली मतलब नेचुरल चीज है। जो बच्चे, जो कैंडिडेट्स को लगता है ना कि अगर इनकी 14th पोजीशन आ गई है, इनका सी से C1 एलोकेशन हो गई है, तो दे मस्ट बी वेरी मच पहले से ही वेल वर्स्ड, और पहले से ही उनको सब, कुछ भी ऐसा नहीं है। जो यहाँ कैंडिडेट है, हर बंदे ने मेहनत की है, जो ग्रुप से मिला हो, हर बंदे ने इक्वली मेहनत की है। ये एट द एंड ऑफ द डे मेरिट होता है, 2-3 नंबरों से आगे पीछे होता है, बट मेहनत हर इंसान ने की है, और बहुत की है। कोई भी पहले दिन से पैदा नहीं हुआ था फुल नॉलेज और हर चीज के साथ। तो और मेजोरिटी का बैकग्राउंड भी नहीं था सोशल। अगर मैं कहती हूँ मेरा कंप्यूटर साइंसेस में था, मेरी कोई बैकग्राउंड था, बहुत से और बच्चे हैं जिनका नहीं था, बट दे मेड इट, उन्होंने मेहनत की। तो मेरे ख्याल से ये चीजें हैं जो जरूरी हैं। इफ्रा 14th पोजीशन ओवरऑल ओपन मेरिट पे, कोटा पे नहीं हुई माशाल्लाह, जो आपने भी चीज कही थी, ये सोचा था कि पोजीशन आ जाएगी? नहीं, ये तो नहीं होता था। ये था कि पास मिले, पोजीशन कभी कोई नहीं सोचता कि पोजीशन आ जाएगी। पोजीशन कोई नहीं सोचता, पोजीशन का उस वक्त होता है बस पहले होता है रिटन क्लियर हो जाए। जब रिटन क्लियर हो जाए, अल्लाह मियां प्लीज ग्रुप अच्छा मिल जाए, क्लास मिल जाए, पुलिस मिल जाए, जो अगेन हर एक की अपनी प्रेफरेंस है। कोई पॉइंट आता है आपको, तो कोई भी मिल जाए, फिर दुआएं हो जाती है कि बस एलोकेशन हो जाए। क्योंकि बाकी में मतलब अगेन वही वाली बात जो हमारी ऑफ द कैमरा भी हो रही थी कि एलोकेशन मैटर्स अ लॉट। आप कितने बच्चे एमपीटी के लिए अपेयर होते हैं, 13-14 हजार रिटन एग्जाम देते हैं, फिर उसके बाद कोई तकरीबन 400 जो है वो रिटन क्लियर करते हैं। आप इमेजिन करें वो 400 बच्चा भी जो रिटन क्लियर करता है बहुत मेहनत से, एंड देन उसमें से भी 250 बच्चा जो है वो इंटरव्यू क्लियर करता है। सो इट मीन्स अ लॉट।
आपका कोई भी लाखों ग्रुप बच्चे में हैं हो, जो इसको जो एस्पायर कर रहे इंस्पायर हैं, करते हैं, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल लाखों बच्चों में से यू आर टॉप top 200 इवन 400 जो एलोकेट नहीं भी होते, एग्जैक्टली। तो दैट इज बिल्कुल अचीवमेंट, अ बिग अचीवमेंट, पोजीशन का तो आपने नहीं सोचा था, लेकिन अल्लाह ताला हैज बीन काइंड कि वेरी उन्होंने काइंड, आपकी एग्जैक्टली। दुआएं जो हैं वो कबूल की और आपको ओपन मेरिट पे जो है वो 14th माशाल्लाह पोजीशन आई है, पास में एलोकेशन हुई आपकी। So thank you so much, Ifra. It is truly an honor to have you here to listen to all your stories and struggles. और माशाल्लाह हमने इंटरव्यू के बारे में भी बात की, पूरा आपका जर्नी, 4 साल का जर्नी मैं कहूँगी, और फिर उसके बाद वो 2 रिजल्ट्स माशाल्लाह बैक टू बैक आपको मिले, 2 खुशखबरियां आपको मिली, एंड आई एम श्योर आपकी फैमिली को भी। So again, congratulations on this amazing achievement, mashallah, mashallah. And you are out of those 200, 250 students, उसमें से mashallah 14th number पे, बिल्कुल top पे. So very happy to have you here and so humbled to know कि Near Peer was of help for you while you were preparing for CSS, और हमारे instructors ने जितनी मेहनत की हुई थी, हम सारे जब courses बना रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तो उसमें यही एक नियत होती है, कोशिश होती है कि जो बच्चे इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको एलोकेशन दें, एंड इट ट्रूली हम्बल्स मी टू हैव यू ऑल हियर। अभी हमारे काफी सारे पॉडकास्ट हो रहे हैं, तो आप लोगों को बुला के आप लोगों के साथ अपना फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है हमारा पहला, तो बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए, एंड आई एम श्योर कि जितने बच्चे हमें सुन रहे हैं उनको इफ्रा की स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड हर बीइंग अ फीमेल, हाउ शी मैनेज एवरीथिंग एज इंस्पेक्टर इन कस्टम्स, उन्होंने वहां पे भी बहुत कुछ चीजें जो है वो सीखी हैं, ओपन मेरिट पे एलोकेशन भी ली है। तो जितनी लड़कियां हमें देख रही हैं, आप भी वालिदैन से थोड़ा सा टाइम मांग लें और मेहनत अपनी जो है वो पूरी रखें, एंड इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी जो है वो नवाजेंगे। और अल्लाह ताला ने, अगर आप मेहनत अच्छी नीयत से करो, मेहनत करो, नीयत अच्छी है, तो यहाँ नहीं भी होता, अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी चीजों से नवाजेंगे। हमें लगता है कि दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बस ये एग्जाम है, इसमें हमें एलोकेशन चाहिए, लेकिन दुनिया में बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें लड़कियां लड़के बहुत अच्छा जो है वो एक्सेल भी कर रहे हैं, सक्सेसफुल भी हैं, देयर अर्निंग वेल, एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। सो जितने बच्चे हमें देख रहे हैं, आई एम श्योर कि आप लोग भी मेहनत करेंगे, मेहनत और ज्यादा भी करें। इफ any final suggestions for all the students who are watching us right now? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, और आई रियली फील ऑनर्ड टू बी द फर्स्ट फीमेल पॉडकास्ट Yes. हुआ है। तो डेफिनेटली ऑब्वियसली ये जो मैंने डिस्कशन की है, आई रियली वांट कि कैंडिडेट्स के लिए ये हेल्पफुल रहे, स्पेशली फॉर फीमेल्स, ठीक है, बट आई वुड से कि मेहनत करें। इसमें मेरे ख्याल से जो हम सब जो बच्चे एलोकेट भी हुए हैं, नहीं भी हुए, हम सब में जो एक चीज कॉमन थी, दैट वाज कि हम सब कंसिस्टेंट थे, वी डिडंट गिव अप, हम लगे रहे हैं, हमने मेहनत की है। कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता इन सब चीजों के साथ, सब मेहनत करते हैं। हर कुछ कैंडिडेट थोड़ा बेहतर पोजीशन से शुरू करते हैं, कुछ बिल्कुल लो से शुरू करते हैं, तो मेहनत कर ही रखें, अल्लाह पाक पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह इट विल बी वेरी गुड, इंशाल्लाह। बेस्ट विशेस टू ऑल। Thank you so much, Ifra, for being a part of this podcast, guys. अगर आप अभी तक हमें सुन रहे हैं, इफ्रा की स्टोरी आपको कैसी लगी, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड जिस तरह उन्होंने अपने कॉन्वर्सेशन में बताया, शी वाज आल्सो वन ऑफ यू, ठीक है, आप लोगों की तरह उन्होंने अखबार पढ़ना शुरू किया। देयर वाज अ टाइम जब वो पूरा 4-4 घंटे लग जाते थे उनको, वर्ड्स मुश्किल लगते थे। आप लोग मुझे अक्सर मैसेज कर रहे होते हैं कि मैम इतना टाइम लग जाता है अखबार पढ़ने में। तो हर एक का उसी तरह का स्टार्टिंग पॉइंट है, और उस पॉइंट से लेके इफ्रा ने अगर जो है वो माशाल्लाह 14th पोजीशन जो है वो सिक्योर की, पास में एलोकेशन ली, तो आप सब भी कर सकते हैं। डरा मत करें, खौफजदा मत हुआ करें, बस अच्छी नीयत के साथ, सही डायरेक्शन के साथ, सही मेंटरशिप के साथ जो है पढ़ाई करें, एंड इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाब करेंगे। If you've got any suggestions, do drop them in the comments. And if you like this podcast, this conversation, do like this video and make sure you subscribe this channel as well. I'll see you in another podcast with another very interesting story. Till then, take care of yourself. This is your host, Noor Azhar, signing off. Allah Hafiz.